हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं ओके, अदरवाइज सब अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। एसएफएम का फुल टेस्ट है। एक बैच में एसएफएम का फुल टेस्ट कल है एंड फिर एक बैच में 2 दिन बाद है। तो ठीक है, मेजरली आने वाले 2-3 दिन के अंदर फुल टेस्ट एसएफएम के होने वाले हैं। चलो, जहाँ तक बता दूँ, एसएफएम का थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्शन की उम्मीद रख रहे हो, ठीक है, या एक टफ अटैम्प्ट में पासिंग मार्क्स की उम्मीद रख रहे हो, तो आप प्लीज़ थ्योरी को नेगलेक्ट मत करना। अब स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा डाउट क्या आता है, पहले मैं क्लियर करूँ। सर, हमें हर चैप्टर की थ्योरी करनी है, लाइक डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, फॉरेक्स एंड ऑल। देखो, अगर मैं सच बताऊं तो वो 60 मार्क्स का कोर थ्योरी पे कमांड अच्छे से करना। सर, 60 मार्क्स से किस कोर थ्योरी की बात कर रहे हो? 8 मार्क्स का आपका स्टार्टअप से गारंटी थ्योरी रहेगा। आपका स्टार्टअप चैप्टर 8 मार्क्स की थ्योरी वेटेज रखता है, ठीक है। फिर आपका 4 मार्क्स का सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर जो गारंटीड आना है, ठीक है। देन 4 मार्क्स का आपको रिस्क मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है वहाँ से। तो ये 16 मार्क्स का थ्योरी आपको आना ही आना है। कभी कभी स्टार्टअप से 8 मार्क्स का भी देखने को मिल जाता है। सर, उसके बाद आता है 4 नंबर का लड़ाई। अब 4 नंबर के लिए आपको सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर हो गया, म्यूचुअल फंड में साइड पॉकेटिंग हो गया, डेरिवेटिव चैप्टर्स में आ जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, स्वैप रेशियो एंड ऑल, ठीक है। तो उन 4 नंबर के लिए सिलेक्टिव पढ़ लेना, मैंने एलडीआर में दे रखा है सिलेक्टिव के लिए, उसको देख लेना। बट वो 4 नंबर के चक्कर में अपना 96 मत बर्बाद करना कि सर इस 4 को याद करना है, 2-3 दिन लगा के प्रॉपर रट रहे हो बैठ के। ऐसा कुछ नहीं, आई से कुछ भी नया दे देगा और आप भूल जाओगे। इसलिए जो कंफर्म थ्योरी है उस पर पूरा फुल फोकस करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था 6:30 से, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। 6:26 से फिर अपना धीरे धीरे थ्योरी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं एक्सपेक्ट करके बैठ रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। प्लीज म्यूट कर लो एंड ठीक है। तो कोशिश करना कि रिकॉल करने का कि कितने पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, या जो भी मैं पूछूं उसके रिगार्डिंग अगर कीवर्ड्स। देखो, जैसे मान लो अभी हमारे पास टॉपिक आने वाले कंप्लायंस रिस्क, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप एंड ऑल। तो जितना भी कोशिश कर सकते हो ना करो, बिकॉज अगर थ्योरी में मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे 15 मार्क्स थे थ्योरी में, आउट ऑफ जो भी 16 अटेम्प्ट किया था, एक 4 नंबर का मेरे से भी नहीं हुआ था। तो यहाँ नंबर मिलते हैं। एक टफ अटेम्प्ट में आपको पासिंग मार्क्स देगा थ्योरी, तो नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। और कल के टेस्ट के लिए भी, या जो भी आपका 2 दिन बाद टेस्ट आने वाले ग्रुप में, उसके लिए भी। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। सर, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर जितना पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। कोशिश करना कि जो भी आपको कीवर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं आपको बोलना है। सर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपका चैट बॉक्स में आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, तो जितना लिख सकते हो, जो भी बोल सकते हो ना, कीवर्ड्स बोलते आना। सर, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क में रिस्क सिंपली मीन्स क्या हुआ? जो आपका आउटकम आपने सोच रखा है, या मान लो अपने जो टारगेट सोच रखा है, उसको पाने में जो जो कठिनाई है, मतलब सर एग्जाम पास करने का टारगेट सोच रखा है, तो उसके बीच में रिस्क क्या क्या आएगा? रिस्क बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सर, रिस्क क्या है? रिस्क आपका सोशल मीडिया है। सर, रिस्क क्या है? रिस्क आपके माइंड में घूमने वाली तस्वीरें छप रही है, ठीक है। हाँ, रिस्क आपका मैच है, कल इंडिया और श्रीलंका का एशिया कप है, और सबसे बड़ा रिस्क तो वर्ल्ड कप है। तो ये रिस्क है, इसको मैनेजमेंट करना है। सर, मैनेज कैसे करना है? क्या मैं अपने मेरे टाइम पे वर्ल्ड कप नहीं हुआ था? क्या मेरे टाइम पे एशिया कप नहीं हुआ था? सर, किया कैसे? रात भर पढ़ा मैंने, जो भी टाइम था उसको मैंने इधर खींचा कि हाँ ठीक है, मैंने जो टाइम में मैच देखने में जाने वाला हूँ उसको मैं अभी पढ़ लूंगा, एंड मैच के समय भी मैं कुछ प्रैक्टिकल सम्स लेके बैठूंगा। तो उसको बोलते हैं रिस्क जो है ना, उसको मैनेज करना। कि ठीक है, रिस्क तो है बट उसको मैनेजमेंट करना अपन को आना चाहिए, तभी रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सर, सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। सर, स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है? कोई बोलो यार, स्टार्ट करो। चलो, स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिस्कशन में हैं, पढ़ नहीं रहे। चलो, मैं पढ़ाऊंगा अभी, बट एटलीस्ट बताओ तो स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है। कितने लोग हैं अभी? तो देख ले एक बार, स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है? किसी ने पढ़ा है? बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, कोई नहीं, बहुत मुश्किल से आप लोग का आंसर आ रहा है। देखो सर, रिस्क
ठीक है। देखो स्ट्रैटेजिक रिस्क, देखो कीवर्ड्स, अब मैं बोलता हूँ थ्योरी पेपर में कीवर्ड्स कहाँ आएंगे, ये मैं आपको शीट दूंगा, कोशिश करना, इसमें मैंने बहुत अच्छे टेक्निक से बनाया हुआ है, तो आपको कंसेप्चुअली पार्ट याद रहेगा कि अंदर का कंटेंट लिखना क्या है। ठीक है सर, सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक्स मतलब क्या है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी का एग्जांपल बताओ, किस कंपनी ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया था, या मार्केट डिमांड के हिसाब से आपने उस चीज को नहीं लेके आ पाए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। मतलब सिंपल सी बात है, नोकिया बिल्कुल सही है, नोकिया इसका आंसर आया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, नोकिया नोकिया आंसर आ रहा है, सही होता है स्ट्रैटेजी, बिकॉज मार्केट में टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहता है, मार्केट में डिमांड के अनुसार हमें अपना सप्लाई निकालना पड़ता है। अगर हम वहां पे फॉल, मतलब वहां पे हम गिर गए, मतलब वहां पे हम गिर गए, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्क है, हम कहीं ना कहीं हमारा जो आउटकम सोच रखा है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो सिंपल मीन्स क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन मार्केट डिमांड, हेंस डे टू डे मार्केट इज टू डायनेमिक। हाँ कोडेक का भी सही है, ठीक है। इफ कंपनी इज नॉट अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट देन लीड टू एडवर्स द इफेक्ट ऑफ कंपनी, सो कंपनी प्लान एंड स्ट्रेटजी मस्ट बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको भी अपना प्लान बनाना पड़ता होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी मैं प्रॉपर प्लानर आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि वो रिजिडिटी हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं आपको प्लान को भी चेंज करना पड़ता है, हर टाइम में उसको चेंज करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट। तो आप अपने प्लान को भी अडेप्टिव रखा करो कि हाँ जिस हिसाब से मुझे बढ़ना है मैं उस चीज के हिसाब से उसको चेंज करूंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक सिंपल टू कीवर्ड, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन मार्केट डिमांड। स्पीड में बढ़ेंगे, कीवर्ड याद रखना, ये शीट मैं आपको दूंगा, बस इसको अंदर के कंटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर दूसरा कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एग्जांपल, कंप्लायंस रिस्क एग्जांपल, कंप्लायंस रिस्क एग्जांपल, गवर्नमेंट का चेंज या गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी बोलो वहां पे रेगुलेशंस में चेंज आना, जैसे सेबी आप देखते होंगे, सेबी टाइम टू टाइम चेंज लेके आता है। हाँ, चेंजेस इन रूल्स एंड रेगुलेशन बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है, जैसे आरबीआई हो गया, बैंकिंग के लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन लिया है, ठीक है, एंड शेयर्स मार्केट के लिए सेबी ने रूल्स रेगुलेशन लिया है। कंपनीज एक्ट में आप देखते होंगे चेंजेस आते हैं, ठीक है, लेबर एक्ट में चेंजेस आते हैं। मतलब सिंपल सी बात क्या है, अपने जो लॉज एंड रेगुलेशंस को है ना उसके अप्रूविंग अथॉरिटी के हिसाब से फॉलो नहीं किया तो वहां पे कंप्लायंस रिस्क आ सकता है। जैसे आप देखो गवर्नमेंट ने एक पॉलिथीन बैन कर दिया, तो वो भी एक तरह से कंप्लायंस रिस्क में आ सकता है। सर सिंपल सी बात क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय कंपनी, सो दैट देयर आर डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज व्हिच सेट अप देयर लॉज एंड कंप्लायंस। सर कंपनीज के रिगार्डिंग कौन एक्ट, मतलब कंपनीज के रिगार्डिंग हमें किस एक्ट को देखना पड़ेगा, किस एक्ट को कंप्लायंस करना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने बोला कि हाँ 3 डायरेक्टर चाहिए, तो वॉइस बफर हो रहा है, वॉइस क्लियर है, मैसेज कर दो वॉइस क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, होगा बीच में शायद आपका नेट इशू हुआ, ठीक है। तो देखो कंपनीज में अगर कुछ आया एक्ट में चेंज कि हाँ आपको 5 साल में ऑडिट करवाना है या कुछ भी है, तो आपको अपना कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस रिस्क क्या हो सकता है कि अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो फाइन पेनल्टीज एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है सर, आपको फाइन पेनल्टी होना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसलिए हमें अपडेट होना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस के बेसिस के हिसाब से, ठीक है। सर द थर्ड रिस्क इज, एक सेकेंड, द थर्ड रिस्क इज ऑपरेशनल रिस्क। कोई मुझे बता सकता है ऑपरेशनल रिस्क, वर्ड वर्ड में अंतर है यार, आपने अगर खेल लिया ना यार 4 नंबर तो गारंटीड है, अंदर कंटेंट बस कीवर्ड्स मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ। सो ऑपरेशनल रिस्क मतलब देखो डे टू डे प्रॉब्लम, बिल्कुल सही सर, डे टू डे प्रॉब्लम, सर आपने सही बोला, जिसने भी बोला एक सेकेंड, ठीक है, लुबना ने सही बोला है। देखो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क आता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी में चेंज है, आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड ऑपरेशनल रिस्क क्या हुआ, डे टू डे, सर मतलब फॉल्स इनवॉइस आए तो उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आपको दिमाग में क्लियर बैठेगा। हाँ, डे टू डे फेलियर इन प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल, अगर सिंपल मैं बताऊं ऑपरेशनल रिस्क का, तो आपको अपना इंटरनल कंट्रोल एक नंबर रखना पड़ेगा। सर डे टू डे ऑपरेशनल, लाइक इन डिफॉल्ट स्मॉल मिस्टेक इन डे टू डे रनिंग बिजनेस। अब सर रनिंग बिजनेस में स्मॉल मिस्टेक क्या हो सकते हैं, पीपल में भी हो सकता है, मतलब लोग के बीच में भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, एंड प्रोसेस के बीच में मिस्टेक हो सकते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा पीपल्स में भी एंड प्रोसेस में भी, कि हाँ इस चीज को हैंडल हमारा एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, एंड इस चीज को प्रोसेस इस तरीके से होगा कि एचआर डिपार्टमेंट अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू ले रहा है, फिर उसके बाद उनका डिस्कशन हो रहा है एंड ऑल हो रहा है, तो यहाँ पे इन चीजों को देखना पड़ेगा। या कोई पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट का पॉलिसी है, तो आप जब भी इंटरनल ऑडिट जाते हो, इसलिए ऑपरेशनल रिस्क आप समझ लो इंटरनल ऑडिट का ही छोटा सा गेम समझ लो कि हाँ इंटरनल ऑडिट करने जाते हो बेसिकली आप क्या चेक करते हो, उनका डे टू डे ऑपरेशनल बिजनेस एज पर इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है। लाइक अगर कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा बैकअप रखना है, तो डेटा बैकअप मान लो लॉ में लिखा, उन्होंने अपने शीट में लिखा हुआ है कि हमें 7 दिन में डेटा बैकअप चाहिए, तो चेक करो 7 दिन में डेटा बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज रिस्क है, अगर डेटा बैकअप नहीं हो रहा है कल लोग के डेटा लॉस हो जाए, 6 दिन का डेटा तो चला गया हमारा।
तो यहाँ पे पीपल एंड प्रोसेस दोनों पे हमें कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब क्या बोल रहा है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे नीडेड है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल चाहिए, इसलिए कंट्रोल लाइक जनरल आईटी एंड एप्लीकेशन कंट्रोल हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। फेलियर इन प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है, फेलियर इन प्रोसेस एंड प्रोसीजर चलेगा, बढ़िया है। नॉट कॉपर विथ रेगुलर ऑपरेशन वर्क, ठीक है, मतलब रेगुलर ऑपरेशन वर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जो भी एचआर पीपल की बात हो गई, पीपल्स में एचआर आ गए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आ गए, प्रोक्योरमेंट टीम वाले आ गए, वहाँ पे उन्होंने सही से काम किया या नहीं किया, एंड प्रोसेस में उस एसओपी में काम किया कि नहीं किया, वो चीज़ देखना है ऑपरेशनल रिस्क में। ठीक है सर, क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा। अब आते हैं फाइनेंशियल रिस्क में। अब देखो फाइनेंशियल रिस्क में ना क्वेश्चन आता कैसे, अब समझो फाइनेंशियल रिस्क कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है फाइनेंशियल रिस्क कितने टाइप के होते हैं? एनीवन कोई बता गया फाइनेंशियल रिस्क 5 टाइप के होते हैं, चलो बताइए दो कौन कौन सा है। 5 टाइप्स। इंटरेस्ट, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं, अच्छा लगा। इंटरेस्ट, काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल पहले मैं एक रफ दिखा दूं, ठीक है, काउंटर पार्टी सही है, पॉलिटिकल सही है। सर मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क पूछ सकता है, क्योंकि देखो छोटे छोटे रिस्क आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट फाइनेंशियल रिस्क पे ना 5 पॉइंटर्स है। करेंसी, ठीक है, पॉलिटिकल, करेंसी, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, सही है। मैं एक एग्जांपल, ठीक है, करेंसी भी बढ़िया है, एक लिक्विडिटी, ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट ने बोला पांचों रिस्क बहुत सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बिकॉज इसको मैंने ना अपने लैंग्वेज में उस समय पढ़ के बनाया था, तो थोड़ा अंदर का कंटेंट समझने के लिए इजी हो जाएगा। सर फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या हुआ? अरे सर फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी और अनएक्सपेक्टेड चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर फिक्स रेट जो हमारा है, हमने 9 सोचा था, ये 8 हो गया, तो भाई साहब फिक्स रेट पे तो हमें देना ही नहीं चाहिए था, सॉरी लेना ही नहीं चाहिए था, जो भी हमने 9, सॉरी देना नहीं चाहिए था, 9 से हमारा 8 हो गया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कमोडिटी की प्राइस है जिसने आपने सोचा था, वहां पे क्या हो गया, चेंज आ गया। सर चेंज हमेशा, अब यहाँ पे रिस्क कब हुआ, जब चेंज आपके अनफेवरेबल जाए। सर मान लो आपने सोचा था कि हाँ यार ये बढ़ के 500 जाएगा, और आपने ले लिया, पता चला बढ़ के यार ये 700 पे चला गया, तो कहीं ना कहीं आपने 500 पे कमिटमेंट दे दिया, आप 700 में नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं 200 का आपको एक तरह से नुकसान हो गया। जो कमोडिटी मार्केट्स होते हैं आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन हुआ, आपने फिक्स ले लिया 8% पे, जबकि बाद में जाके ये 9% पे मिल रहा था, ठीक है। अब सर इसमें आप बात करते हैं काउंटर पार्टी। कोई काउंटर पार्टी किसको समझा सकता है छोटे लैंग्वेज में? अगर मैं समझूं सिंपल सा बात, तो कोई बता सकता है काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ, सिंपल मत, फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ मिस्टेक, मतलब फाइनेंशियल टर्म में कुछ हमारा दिक्कत आ गया, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट रेट हमारा जितना सोचा उससे ज़्यादा हो गया, हमें ज़्यादा में लेना चाहिए था, बट हमने कम में कमिटमेंट दे दिया, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कमोडिटीज के प्राइस में चेंज आ गया। अब देखो सर काउंटर पार्टी रिस्क ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है इसको मैं समझाऊं। डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी वेयर गुड्स सेल ऑन क्रेडिट एंड डिफॉल्ट बाय कस्टमर। सिंपल सी बात होता है, सपोज मान लो, इधर समझो, सपोज समझो आप, ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है, फेल टू डिलीवर गुड्स, डिसऑनर ऑफ ऑब्लिगेशन, अनएबल टू पे अमाउंट, ठीक है। सुनो, डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी वेयर गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। मान लो कि मैं हूं, मैंने किसी को सामान बेचा उधार पे, ठीक है, उसने तो सामान ले लिया एंड उसने कमिटमेंट किया कि मैं आपको 10 लाख रुपए 1 महीने में दे दूंगा। मैंने भी वो सामान खरीदना था ना किसी से, मतलब मेरा अगर कोई कस्टमर है तो मेरा कोई सप्लायर भी होगा, तो सप्लायर से तो मैंने भाई सब ले लिया सामान की, हाँ ठीक है भाई, कस्टमर से पैसा आएगा और कहीं ना कहीं हम आपको चुका देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। मान लो मैंने कस्टमर बोला कि भाई दे देगा ना एक महीने में, क्योंकि मैंने भी सप्लायर को बोल के लिया हुआ है, तो सप्लायर को मुझे चुकाना है, एंड कहीं ना कहीं क्या हो गया, कस्टमर से डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, या बोरोवर कुड नॉट पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई एक पार्टी डिफॉल्ट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, दूसरा पार्टी को इंपैक्ट जा रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी क्या हुआ, कोई एक काउंटर पार्टी मतलब क्या हुआ, जिसने डिफॉल्ट किया, जैसे यहाँ पे मेरा कस्टमर, हाँ बोला था उसने मैं दे दूंगा 1 महीना में, एंड कहीं ना कहीं भाई साहब उसने मेरा डिफॉल्ट मार दिया, तो अब कहीं ना कहीं मेरा सप्लायर भी यहाँ पे इम्पैक्ट में आ जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है काउंटर पार्टी रिस्क में, कि किसी एक का डिफॉल्ट से हाईली इंपैक्ट होता है दूसरे पे, जैसे एग्जांपल्स आ गए नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। सर दूसरा क्या हुआ, पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या हुआ, जैसे बैन ऑफ टिकटॉक, पबजी देखे होंगे, कोरोना के टाइम पे काफ़ी बैन हो गया था, मतलब काफ़ी क्या बोला, बैन कर दिया था हमारे गवर्नमेंट ने। तो सर इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या हुआ, ओवरसीज इन्वेस्टर्स पे गया। लाइक अब मतलब क्या क्या रिस्क आ सकते हैं सर इसमें, अगर 2 एग्जांपल आप याद रखोगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरिंग बाय इंडियन कंपनी। भाई साहब पॉलिटिकल ने, हमारे सेंटर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको अब बाहर इंडियन कंपनी को है ना बोरिंग नहीं लेना, मतलब जो भी इंडियन कंपनी है उसको बाहर से पैसा उठा के नहीं लाना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आने वाले हैं उन पे प्राइस कंट्रोल
या आप एंटी डंपिंग मार्जिन ड्यूटी पढ़े होगे वहाँ पे, तो उस टाइप की SWS ड्यूटीज एंड ऑल पढ़ते होगे वहाँ पे, वो सब इम्पोज कर देना। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल रिस्क है, आपका मार्केटिंग मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है एंड बाहर से चीज़ें आ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे वहाँ पे ऑब्लिगेशन डाल दिए। तो दो एग्जांपल याद रखना है कि इंडियन कंपनी को मना कर दिया कि आपको बोर्डिंग नहीं लेना है। सर बोर्डिंग केस में आपने ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बोर्डिंग का बहुत अच्छा चीज़ है कि हाँ 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है कोई इंटरेस्ट का पेमेंट, तो वहाँ पे 94 कोई सेक्शन बता सकता है 94 क्या था? अगर 1 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे एक EBIDTA का कोई बोध ग्रुप का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा, 30% ऑफ EBIDTA है। तो बहुत सारे ऑब्लिगेशंस ठीक है 94B, ठीक है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस वहाँ पे इम्पोज कर दिए। एंड दूसरा क्या हुआ कि ओवरसीज मतलब बाहर से जो आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं प्राइस फ्लोर समझते हो गया, या बहुत सारे डंपिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब लगा दिया। इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारा जो मेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया। तो ये चीज़ समझना, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट बाई कस्टमर या डिफॉल्ट बाई एनी वन पार्टी, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है अदर पार्टी पे। दूसरा क्या, पॉलिटिकल रिस्क, जहाँ पॉलिटिकल आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं रिगार्डिंग विद द बोरोइंग एंड रिगार्डिंग विद द ओवरसीज कंपनी। सर तीसरा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तीसरा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर मतलब समझ लो बैंकिंग ने बोरो किया 8% पे, ठीक है, बैंकिंग ने बोरो किया 8% पे और उसको इन्वेस्ट कर दिया 10% फिक्स्ड रेट पे, ठीक है। 8 पे बोरो किया, 10 पे फिक्स रेट पे उसने इन्वेस्ट कर दिया बैंकिंग कंपनी ने। अब मान लो कल होके इंटरेस्ट रेट 12% होता, तो कहीं ना कहीं यार बैंक सोचता है यार इससे अच्छा था कि मैं फ्लोटिंग वाले पे जाता, हमें 12% मिलता तो 8 से 12 का 4 का फायदा हो जाता। हमने ये चीज़ गलत है। देखो कहीं ना कहीं एक कमोडिटी डेरिवेटिव चल रहा है कि हम सोच रहे फ्यूचर में ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस हो गया। जैसे नहीं सोचते हो आप कि आप सोचते हो यहाँ पे जमीन ले ले, आपके पास 50 लाख रुपया था एंड आप सोच ही रहे हो जमीन ले ले जमीन ले ले जमीन ले ले, एंड आपने नहीं ले पाए, एंड पता चला 10 दिन बाद अरे वो तो 70 लाख का हो गया था। आप सोचते हो अरे यार मेरा 20 लाख का है ना नुकसान हो गया, हम तो सोचे थे कि 50 लाख लगा के 70 में आज बेच देते हैं। तो वही शेयर मार्केट में ये होता है कि पेपर ट्रेडिंग एंड ऑल, एंड जब उतरते हो तो पता चलता है मार्केट क्रैश हो रहा है। तो इस टाइप का रिस्क होता है कि बैंकिंग ने 8 निकाला एंड फिक्स 10 ले लिया, सोचा 2 का प्रॉफिट होगा, पता चला बाद में वो 12 का हो गया। तो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करने पे 12 मिलता, बट बैंक ने फिक्स लिया तो 2% का एक तरह से वो लॉस टाइप का ही ट्रीट हो रहा है। फ्लोटिंग में जाता तो ज्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है। सर चौथा क्या है, करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क तो आपको अपने फॉरेक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कीवर्ड से बात करें तो करेंसी एप्रिशिएट और करेंसी डिप्रिशिएट, दिस लीड्स टू चेंज इन फॉरेन करेंसी ओवर डोमेस्टिक करेंसी, इट लीड्स टू एप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई साहब जिस डेट पे पेमेंट करने जा रहे हैं उस डेट पे हमें फॉरेन करेंसी का एप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन को ध्यान रखना पड़ता है। सर लास्ट क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क। सर देखो ये 5 पॉइंटर्स भी याद हो गए ना तो समझ लो आपके 4 में से 3 नंबर आ जाएंगे, 2.5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, 5 पॉइंटर्स भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए। सर लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, inability of organization to meet its liability, मतलब कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्लो इन द कंपनी। पैसा आ रहा है अलग टाइम पे, जा रहा है अलग टाइम पे, सो देयर इज अ मिसमैच इन टाइमिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सर मतलब मान लो आप कितने किसी को कमिटमेंट किया कि हाँ भाई ये सामान मैं बेच रहा हूँ, 10 दिन में पैसा आ जाएगा, आपको 10 दिन में चुका देंगे। पता चला वो 10 दिन में पैसा आया नहीं, अब आपको उसको देने के लिए पैसा तो चाहिए, तो आपने बैंक से ले लिया, बैंक से उसको दे रहे हो पैसा, फिर वहां से आ रहा है 50 दिन बाद, फिर वहां से लेके बैंक चुका रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी रिस्क है, ये भी आपका फाइनेंशियल टर्म्स पे है। आपने मान लो किसी, ये एक तरह से काउंटर पार्टी को ही डिनोट करता है कि एक का डिफॉल्ट किया तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो जनरेशन में दिक्कत आ गया कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल में ना बहुत लैक आ गया। अब हमें उस सप्लायर को चुकाने के लिए पैसा एनबीएफसी या बैंक से लेना पड़ा। अब बैंक को देने से जब कस्टमर देगा तब बैंक को देंगे, फिर पता चला ऐसे तरीके से ना बहुत हमारा कंपनी में दिक्कत आ रहा है, मतलब हमारा लिक्विड जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमारा सही से नहीं है, या सिंपल समझ लो वर्किंग कैपिटल हमारा टिक भी नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। तो चलो भाई साहब मेरे को ना 5 चीज बताओ फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या है, जल्दी जल्दी फाइनेंशियल रिस्क में क्या आ रहा है। पहला आता है पॉलिटिकल। सब पॉलिटिकल मतलब सिंपल सी बात है, बोर्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या डंपिंग ड्यूटीज एंड ऑल पे लगा दिया, ठीक है। करेंसी ठीक है, करेंसी ठीक है। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट बाई एनी वन ऑफ पार्टी, किसी एक पार्टी के डिफॉल्ट से दूसरा पार्टी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। चौथा लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, मतलब हमने 8 पे लिया 10 पे फिक्स लगा दिया, पता चला अगले साल फ्लोटिंग पे 12 मिल रहा था, इट्स बेटर कि हम फ्लोटिंग लगाते हैं। लिक्विडिटी, हमारा कैश सही टाइम पे जनरेट नहीं हो पा रहा है, या हम कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच हो रहा है, कैश पे अलग टाइम पे आ रहा है अगले टाइम जा रहा है, तो वर्किंग कैपिटल हमारा बहुत हार्डली इम्पैक्ट हो रहा है। सर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
ठीक है, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फाइनेंशियली इंटरेस्ट, देखो वही क्वेश्चन चांसेस हाई है उस क्वेश्चन को अगर इस चैप्टर में बनेगा तो फाइनेंशियल रिस्क में वही चैप्टर वही टॉपिक पे क्वेश्चन बनने का चांस है। अदरवाइज ऊपर कुछ कंप्लायंस रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, ऐसा ऐसे ही 2-3 नंबर का पूछा है, तो काउंटर पार्टी रिस्क को अच्छे से एलेबोरेट करना है। अब सर एक बात बताओ, रिस्क भी पूछ रहा है कि टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या रिस्क हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। चलो मैं बात करता हूँ पहले गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है, गवर्नमेंट किस चीज पे डिपेंड है, मतलब गवर्नमेंट का मेन फाइनेंशियल सेक्टर कहाँ पे जाता है, कोई है आंसर देने वाला, गवर्नमेंट का मेन फाइनेंशियल सेक्टर कहाँ है? बैंक 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 बैंक, ठीक है, मतलब बैंक के डिफॉल्ट से गवर्नमेंट को बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, चलो आ जाओ पहले यही देखते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल है कि इस चैप्टर में बैंक वाला जो गवर्नमेंट वाला ना वो इंपॉर्टेंट है। सुनो, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू द फाइनेंशियल रिस्क अराइज ऑन फेलियर ऑफ बैंक, इसलिए बोला जाता है कि भाई साहब बैंक का फेल होना है ना, गवर्नमेंट का फेल होना हो जाता है। सर बहुत लोग बैंक को लूट के जा चुके हैं, इसलिए लोग डर चुके हैं। सर मतलब डरने का मतलब क्या बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा है द ट्रस्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर गेटिंग वर्स सो लेस money deposit by person in bank leads to slow down the economy of country, so proper control on banking, इसलिए बोला था गवर्नमेंट को बैंकिंग पे रिस्क के मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बैंकिंग पे बहुत कंट्रोल लगाना पड़ेगा। सर क्यों? बिकॉज बैंक फेलियर होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, कोई लोन नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, हम बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं करेंगे। पता है ना कि जैसे आप देख सकते हो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कांड हुए थे, ठीक है, कोई बताओ अच्छे खासे लोगों ने लूटा बैंक का, कुछ एग्जांपल बताओ, आपने पढ़ा ही होगा, अभी तक चल रहा है ये सब। सही है, सही है। इसलिए देखो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका आएगा ना, दिमाग में रखना कि फेलियर ऑफ बैंक, मतलब अगर बैंक का फेलियर, ये चार्ट भी आपको दिमाग में रहेगा ना, हाँ, नीरव मोदी वाला केस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सोचो ना, अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, अरे यार डूब गया, आपके पापा मम्मी सबने कहीं ना कहीं सहारा में पैसा लगाया होगा, ठीक है, जब सबका कहीं ना कहीं लगा हुआ है, चाहे बहुत सीनियर्स का दिखाऊं, पापा मम्मी सबका कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट सहारा में लगा हुआ था। अब उसके बाद से ना लोग डरने लगे, ठीक है, लोग डरने लगे, क्यों डरने लगे, लोग बोलते हैं यार यार बड़ा रिस्की है। अब रिस्की वहां पे डिपॉजिट नहीं कर रहे, अब बैंक ही तो आ गया कि फिर सिक्योरिटाइजेशन को फॉलो करते हुए एसेट निकालता है एंड फिर वहां से पैसे कलेक्ट करता है। तो आप अगर लगाओगे नहीं पैसा वहां पे तो बैंक कमाएगा कहाँ से, ठीक है। तो वही बात है कि बैंकिंग पे जितना कंट्रोल रहेगा ना, क्योंकि वहां फेलियर हो गया बैंक का, तो गवर्नमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए बैंक फेलियर, नो इन्वेस्टमेंट, नो लोन, नो गारंटी, इन इफ लोन दिया पीपुल थिंकिंग फॉर डिफॉल्टिंग। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बैंक पे कंट्रोल डालना पड़ेगा। तो फेलियर ऑन द बेसिस गवर्नमेंट आया तो आपको बैंक वाला प्रॉपर समझाना पड़ेगा, लेमन लैंग्वेज में भी समझा सकते हो, बट कुछ कीवर्ड्स है लाइक कि फेलियर ऑफ बैंक, जो फाइनेंशियल रिस्क है हमारा गवर्नमेंट का, वो डिपेंड करता है बैंक के फेलियर पे। अगर वो फेल हो गया तो लोग इस पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगा आपका इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट को प्रॉपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा बैंक पे, ठीक है। हाँ, यूनिटेक्स, सहारा, विजय माल्या, नीरव मोदी प्रॉपर है, ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरा दूसरा आते हैं फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है? सर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने इसमें पढ़ते हो ना लॉ में, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, हाँ, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर एक्सेस बोरो करता है लेंडर से, सर सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पैसा लिया, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग ने बहुत पैसा लिया, ठीक है, एक्सेस बोरो किया, एक्सेस बोरो किया, एक्सेस बोरो किया, एंड उसको दे दिया नीरव मोदी को, ठीक है, सर उसको दे दिया नीरव मोदी को, विजय माल्या को। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास रिस्क क्या है, कंपनी कहाँ चली जाएगी भाई, कंपनी एक्टिव रहने वाली है, आपको लगता है एक्टिव तो रहेगी क्या, कंपनी प्रॉपर रन कर पाएगी? अब मान लो 50,000 करोड़ लिया कहीं से और किसी 40,000 करोड़ किसी विजय माल्या को दे दिया एंड विजय माल्या ने डिफॉल्ट कर दिया, तो कंपनी किस प्रोसेस में चली जाएगी? आप खुद समझो। पहले तो उसको जिंदा चल, मतलब CIRP होता है सर, सबसे पहले लिक्विडेशन तो पढ़ा होगा आपने, हाँ ठीक है, लिक्विडेशन से नहीं पहले, अब तो पहले क्या होता है, अब तो पहले CIRP होता है, CIRP में बना प्लान, सब कुछ अप्रूव हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब लिक्विडेशन।
तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा एक्सेस मनी बोरो मत करना, या बोरो कर रहे हो तो आप किसी को पैसा दे रहे हो तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके पैसा देना, अदरवाइज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्क क्या होगा सर, देखो दिमाग में ना कीवर्ड्स बैठाओ, अंदर कंटेंट जितना सुन रहे हो जितना पढ़ लोगे ठीक है, अगर दिमाग में कीवर्ड्स आ गया ना कि गवर्नमेंट का फेलियर मतलब बैंक का फेलियर, बैंक पे ट्रस्ट कम मतलब इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टिंग होना लोन कम, लोन का मतलब लोन दिया भी तो भाई साहब पीपल को क्या होगा, डिस्टर्ब होते रहेगा कि कहीं मेरा डिफॉल्ट ना हो जाए, कंपनी का फेलियर मतलब ज़्यादा एक्सेस बोरो कर लिया एंड उसको नॉन रिपे जिसको दिया वो उसका रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का मेन फेलियर क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन में चला जाएगा हमारा कंपनी। अब सर स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बताओ, सर स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। चैप्टर देखो बस पहुंचने वाले हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे 10 मिनट में, एफर्ट्स तो आपने ही लगाना है ठीक है। स्टेक होल्डर मतलब लगभग बस मान लो इक्विटी डिवेंचर एंड ऑल ठीक है। तो सर यहाँ पे हाई गियरिंग रेशियो मतलब, हाई गियरिंग रेशियो मतलब सिंपल समझो कि अगर बहुत ज़्यादा डेट है, मतलब अगर मान लो मैं इक्विटी शेयर होल्डर, मान लो मैं कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैं कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए रिस्क क्या होगा, मान लो कंपनी ने बहुत सारा डेट ले रखा है ठीक है, एंड मान लो लिक्विडेशन भी हो गया, मैं लिक्विडेशन कंपनी का रिस्क है ठीक है, मेरा रिस्क क्या होगा सर, लिक्विडेशन मान लो आपके लोन साइड में 100 करोड़ रुपया है एंड आपके एसेट साइड में 90 करोड़ रुपया है ठीक है, लोन साइड में क्या बोल रहा हूँ 100 करोड़ रुपया, आपके एसेट साइड में 90 करोड़ रुपया, सबसे पहले किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को कि किसको मिलता है बताओ भाई। शेयर होल्डर में वरी इफ टू मच डेट इन कंपनी कॉज इंटरेस्ट पेमेंट विल इंक्रीज, हाँ ठीक है ये भी सही है। एंड दूसरा रिस्क क्या होता है, सिंपल सी बात है ठीक है, आप बोलो सिक्योर क्रेडिटर्स आउटसाइडर को ठीक है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को भी रिस्क क्या होगा कि भाई कल लोग अगर लिक्विडेशन पे पैसा जाता है तो सारा पैसा तो हमारे उन सिक्योर क्रेडिटर्स को मिल जाना है, बिकॉज हमें तो वाटरफॉल में सबसे नीचे डाल रखा है ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो जो होता है ना, डेट टू कैपिटल वो चेक करना पड़ता है, डेट टू कैपिटल अगर बहुत हाई है तो भाई सोच समझ के पैसा लगाओ, कल पता चला कैपिटल अगर बिकता भी है ना तो पैसे वो ले जाएंगे सिक्योर क्रेडिटर्स वाले, हम तो कुछ लेते ही नहीं पड़ेंगे, पता चला हम तो लाखड़ी में रखा है, प्रेफरेंस शेयर वाले से नीचे भी रखा हुआ है हमें ठीक है। तो सर एवेल्यूशन अगर मैं आपसे लास्ट पूछूं, चलो देखो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो भाई आपकी गलती है, बस आखिरी टॉपिक पे आ गए, ये रट्टा वाला टॉपिक है, इसमें कोई समझाने टॉपिक नहीं है क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल्स भी आ सकता है, प्रैक्टिकल तो जस्ट आ गया है, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में अब थ्योरी आएगा 4 नंबर का ठीक है, बार पूछना था पूछ लिया उसने, अब जो थ्योरी आएगा उसके लिए रेडी रहना, अदरवाइज उस क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन ईजी है कर लोगे। सर ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी बताओ, कंपनी के हिसाब से फाइनेंशियल फेलियर क्या हो सकते हैं, जल्दी बताओ, रिकॉल कर रहे हो, अगर नहीं बता रहे तो भाई फिर आप गलत कर रहे हो, बताओ भाई कंपनी के हिसाब से, हम 3 चीज पढ़े, 3 के हिसाब से हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, कंपनी, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, कंपनी के हिसाब से फेलियर क्या होगा, एक्सेस बोर्डिंग होगा, फिर तो एक्सेस बोर्डिंग और लिंक टू सीआईआरपी ठीक है, सीआईआरपी या लिक्विडेशन, कंपनी को यही डर होगा ना कि अगर मैं कल भाई नहीं हो पाया, लोन डिफॉल्ट कर दिया तो हम लिक्विडेशन चले जाएंगे, सीआईआरपी स्टार्ट हो जाएगा हम पे ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से फेलियर का डर क्या होगा, हाँ वाइंडिंग अप, बहुत सही बहुत सही, 16 नंबर है भाई थ्योरी से, मजाक मत करना, 16 नंबर बहुत इंपैक्ट डालेगा। बैंक का फेलियर ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है भाई, बैंक का फेलियर, बिकॉज बैंक का ट्रस्ट सही रहेगा तो इन्वेस्टमेंट अच्छे खास आएंगे, लोग डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट तो वही बैंक यूज करेगा एंड कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी भी अच्छा चलेगा, बट अगर बैंक का फेलियर हो गया तो गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिपॉजिट कम आएंगे, लोग उस पर डरेंगे ठीक है। एंड स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट गियरिंग रेशियो जो भी है आप देख लो एक बार, मैं भूल गया, हाई गियरिंग रेशियो समथिंग ऐसे वर्ड है ठीक है, हाई डेट गियरिंग बोलो, कैपिटल गियरिंग, हाई गियरिंग रेशियो बोल लो ठीक है, हाई गियरिंग रेशियो मतलब कहीं ना कहीं डेट बहुत ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, डेट बाई कैपिटल का जो रेशियो होता है बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है चाहे वो वेंचर कैपिटल क्यों ना हो, तो वो देखेगा अरे यार कल अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले तो वो सिक्योर क्रेडिटर्स ले जाएंगे जो डेट से देख के बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर उन हाँ वो लो रहता तो चल ठीक है भाई, 100 करोड़ का लोन है, 200 करोड़ का एसेट है, ले भी जाएंगे तो 100 करोड़ का एसेट तो है, हमें तो मिल जाएगा आखिरी में भी ठीक है। चलो सर ये 2 क्वेश्चन है, देखो रट्टे वाले टॉपिक है, अब इसमें अगर आप बोलोगे सर बताओ पढ़ाओ समझाओ, तो या अगर मैं प्रैक्टिकल बनाया होगा तो इस पर लिख लोगे, लेकिन सर क्या इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 2 अटेम्प्ट पहले या ऐसा एक अटेम्प्ट नवंबर 22 या मई में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आया था ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वार पे या फीचर्स ऑफ वार पे आया था, तो आईसीआई देखो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एंड आपको थ्योरेटिकल पूछते रहता है,
तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर बन जाता है, नवंबर 22 में आया था, ठीक है। तो सर कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वार कैलकुलेशन, सर क्या क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आप, मतलब सिंपल सी बात है, आप जो वो वार का कैलकुलेशन निकालते हो ना, वहां पे किस किस फिगर्स का यूज करते हो। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नीचे स्टार्ट करते हैं जेड स्कोर। सर जेड स्कोर, एस डी, ठीक है, मतलब एस डी कितना दूर है मीन से, जेड स्कोर इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या यूज करते हैं, टाइम पीरियड, कितने दिन का डे, फर्स्ट डे का निकाले, सेकंड डे निकाले, 10 डेज निकाले। तो दिमाग में फिट कर लो, ये 5 पॉइंट भी लिख के आओगे, मिले नंबर, नवंबर 22 में मार्क्स मिले लोग को, ठीक है। सर टाइम पीरियड, जेड स्कोर। उसके बाद आप एक यूज करते होगे 99%, 98%, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशन में आपने वो चीज़ निकाला होगा, बार के क्वेश्चंस में नहीं पढ़े हो तो भाई साहब, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट्स मतलब क्या हुआ, हाँ, कंपोनेंट्स मतलब क्या हुआ, आप जो वार का कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे किन किन कंपोनेंट्स का यूज करना है। तो सबसे पहला आ गया आपका जेड स्कोर, फिर दूसरा आ गया आपका कॉन्फिडेंस लेवल, तीसरा आ गया टाइम पीरियड, ठीक है, चौथा आ गया आप मतलब चौथा लिख लेना, वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड, टेबल एंड ऑल बनाते हैं, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी मे बी यूज लाइक 80%, 85%, 90%, ठीक है। एंड जो वैल्यू एट रिस्क होता है वो परसेंटेज या वैल्यू बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक 10%, 20%, या मान लो 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके से। तो सब रट्टाफिकेशन टॉपिक है। टोटल 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स याद रखना है। पहला क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल 99%, 95% पे आता है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिन का निकाल ले, फर्स्ट डे, सेकंड डे, 10 डे, कितना क्या है। वैल्यू पे निकाल ले हो या परसेंटेज में निकाल ले हो, ठीक है। जो भी रिस्क निकाल ले वो परसेंटेज पे या वैल्यू पे। चौथा क्या है, जेड स्कोर। एंड पांचवा क्या, हम स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड मेथड्स का यूज करते हैं यहाँ पे। तो रटाफिकेशन टॉपिक है, रट लेना इसको, देखा देखा है बस, इतना भी लिख के आ जाओगे थोड़ा सा सेंटेंस बना के तो चल जाएगा। सर दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वार, ये इंपॉर्टेंट। अगर नवंबर 22 में कंपोनेंट शायद आया था या दोनों में से कोई एक था, देख लेना, जो एक नहीं आया होगा उसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। मैं को क्रॉस चेक करके बता दूंगा, ठीक है। सर एप्लीकेशन ऑफ वार, सर सबसे सिंपल क्या है, टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क या लॉस ऑफ एनी पोर्टफोलियो। मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई पोर्टफोलियो, इक्विटी, डेट एंड ऑल में पैसा लगा रखा है, तो पॉसिबल मतलब कितना लॉस हो सकता है, वो हम जेड स्कोर वार के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पहले अपना एस डी निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला एंड ऑल पुट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहाँ काम होता है, टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनी पोर्टफोलियो। और कहाँ काम आता है, बेसिकली ये एक तरह से आपको एप्लीकेशन समझ लो या कहीं ना कहीं एडवांटेज, इट हेल्प्स टू टूल इन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इट मोस्टली यूज टूल इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। भाई साहब आजकल देखते होगे ट्रेडिंग बहुत चरम सीमा पे चल रहा है, मोस्टली लोग ट्रेडिंग में, कौन कौन ट्रेडिंग करता है बताना कोई मुझे। पेपर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कैंसर है, और कोई है ट्रेडिंग में, 2 लोग आए ट्रेडिंग में, इन्वेस्टेड 3, चलो दिख रहा है कि लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम के टाइम पे, मैं बस ये बोलूंगा, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा, एग्जाम के टाइम पे करो अच्छी चीज़ है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा, बिकॉज अगर मुझे पूरे सीए में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है तो इस ट्रेडिंग ने किया, बहुत बहुत कहते नहीं है, नया नया जोश रहता है तो फिर तो हम भाई लग जाते हैं। वो सीए फाइनल का 7-8 महीना पहले नया नया था, बट अब प्रॉपर में मैं करता हूँ, ठीक है। चलो सर क्या क्या है सर, सिंपल सी बात, हेल्प्स टू टूल इन एसेट एंड लायबिलिटी, देखो रटाफिकेशन टॉपिक है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, मोस्टली इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज होता है। यहाँ पे मेजर क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनी पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो मतलब सिंपल से बंच ऑफ इक्विटी, डेट एंड ऑल जो भी है, इसका मैक्सिमम लॉस कितना आने वाला है, ठीक है वो। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। मैं एक 2 मिनट का क्विक रिवीजन करूंगा, देखता हूँ किसको कितने पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल देखना मत, जो भी नोट्स खोले हुए सब बंद कर लेना। अगर आपने कीवर्ड्स याद कर लेना, एक बार रिटेन्ड हो गया दिमाग में। सर मुझे बताओ बार कैलकुलेट करने में क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज होता है, बताओ जल्दी 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 जल्दी। जेड स्कोर टाइम, टाइम 1 डे 2 डे 10 डे लिख दोगे, जेड स्कोर स्टैंडर्ड डिविएशन, टाइम 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 टाइम, और बताओ कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जेड स्कोर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और कोई है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ठीक है, टाइम जेड स्कोर, एस डी, कॉन्फिडेंस लेवल, बढ़िया, ठीक है बढ़िया। सर फीचर्स वाला में क्या है, मतलब एप्लीकेशन वाले में क्या है, एप्लीकेशन वाले में कहाँ था, सिंपल बताऊं, टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम लॉस ऑफ एनी पोर्टफोलियो, ठीक है, मैक्सिमम लॉस। इट्स हेल्प इन एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। बेंचमार्क है, सॉरी मिस हो गया मेरे से, बेंचमार्क है
टूल फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड बेंचमार्क, ठीक है। 4 नंबर कंफर्म है, नवंबर जो भी पेपर आने वाला है आपको इस चैप्टर से थ्योरी आएगा। वार का कैलकुलेशन चांसेस थोड़े कम है, थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा है। फाइनेंशियल रिस्क के 5 पॉइंटर्स ज्ञान चाहिए, काउंटर पार्टी, लिक्विडिटी एंड ऑल, ठीक है। चलो सर दूसरे चैप्टर पे आते हैं जिसमें से 8 मार्क्स की थ्योरी आएगी। दूसरे चैप्टर पे आते हैं इसमें से 8 मार्क्स की थ्योरी आएगी। सर वार का 2 क्वेश्चन है आपका स्टडी मैट वाला, उसको कर लेना। एंड एक चीज मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं अभी, सिक्योरिटी एनालिसिस करके चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें ना 2 या 3 प्रैक्टिकल सम्स है, ठीक है, उसको कर लेना। जनवरी 21 में वहां से पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने पहले ही बताया था कि जनवरी 21 आपके इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 21 का पास्ट ईयर बनाना है, जो स्टूडेंट्स वो डिस्कशन नहीं सुने थे। एंड या नहीं तो आपको वो अपना 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जो आपके सिक्योरिटी एनालिसिस करके एक चैप्टर है, ठीक है, वहां से चांसेस है आपको देगा क्वेश्चन। सर स्टार्टअप फाइनेंस, हाँ एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है ठीक है, वही वाला, हाँ 3 या 2-3 सम्स है, उसको बनाना, या जनवरी 21 का पेपर होगा श्योर बना के जाना, ठीक है। सर आते हैं स्टार्टअप फाइनेंस, शार्क टैंक इंडिया। चलो स्टार्ट करें, 2 मिनट रुक जाएगा, स्टार्ट करें। मैं 7:30 तक टाइम लूंगा आपका, क्योंकि आपका फुल टेस्ट है, तो अपना प्रिपरेशन करो और सीरियस वाला करना है प्रिपरेशन। ये नहीं कि टेस्ट है तो टेस्ट जैसा नहीं, जैसा प्रेजेंट करो एग्जाम में वैसा पेपर आना चाहिए। टाइम लूंगा, अच्छे से चेक करूंगा, बट वो आपका मेन डिसाइडर होगा, ठीक है, कि क्या परफॉर्म करने जाने वाले हो, ठीक है। चलो सर स्टार्टअप फाइनेंस, न्यू बिजनेस करने का ख्याल आया कि बिजनेस तो कर सकते हैं। चलो मुझे ख्याल आया कि चलो बिजनेस करते हैं, तो क्या मैं तुरंत कूद जाऊंगा बिजनेस करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे? कुछ तो चाहिए मेरे पास, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बोलो सर दिमाग, सबसे पहले तो दिमाग, ये सबसे पहले ये सोचना है कि चलो बिजनेस में कूदना है। आइडिया, ठीक है, चलो सही है। फंड, ठीक है, हाँ। देखो सबसे पहले तो, हाँ सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। अब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है। अब सर देखो मेरे पास मान लो आइडिया आ गया, ठीक है, मेरे पास आइडिया आ गया, अब उस आइडिया को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के स्टेज होते हैं, ठीक है, स्टेज होता है। अब हर स्टेज में ना पैसा चाहिए। अब कहीं ना कहीं आइडिया आने पे ये नहीं होता कि स्टार्टअप हो गया, नहीं, आजकल बहुत स्टार्टअप चल रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में भी बहुत सारा स्टार्टअप हो गया। कोई है कोई स्टार्टअप स्टार्टअप सोच रहा है किस चीज का? फूडिंग स्टार्टअप को छोड़ के कोई और है तो बताओ। नहीं पहले बोले सर सीए क्लियर करते हैं फिर स्टार्टअप सोचते हैं, है एक मेरा, ठीक है, स्टार्टअप। चल वे बिंगो, ठीक है। चलो सर आइडिया आया, अब आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस चाहिए, ठीक है, फाइनेंस चाहिए। तो हमें सर क्या करेंगे, इनिशियली नीड ऑफ मनी, बिकॉज नीडेड टू टर्न आइडिया इनटू रियलिटी। भाई साहब आइडिया को अगर रियलिटी में लाना है तो कम से कम पैसा लगेगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। आप सोच लोगे हाँ भाई मेरे को आइडिया है, कि अब मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अब बन जाए आइडिया मेरा, ऑलरेडी डेवलप होगा, विकसित होगा, और विकसित होकर ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा एक्सपैंड होगा, आईपीओ हो जाएगा, नहीं भाई पैसा तो लगेगा लगेगा। अब पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है सर। देखो एक चीज है ना, बहुत आराम सुनो, बस आराम से सुनना। सम ऑफ इनोवेटिव वे टू फाइनेंस स्टार्टअप। देखो एक चीज मिस्टेक क्या होता है मैं बताता हूँ। थ्योरी है ना बुक का ही आता है, ये इन चैप्टर से तो बाहर से आता नहीं है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं ना, हम बस आंसर रीडिंग करने पे ना फोकस करते हैं, बस भाई पढ़े जा रहे हैं, आंसर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट हम ये नहीं देखते कि किसका आंसर पे किसका क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। जैसे मोड्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस है ना, वो इसमें बूट स्ट्रैपिंग एंड ऑल, और सम ऑफ इनोवेटिव वेट ऑफ फाइनेंस स्टार्टअप। लोग है ना मिस्टेक करते हैं, लोग यहाँ का आंसर वहाँ लिख देते हैं, वहाँ का आंसर यहाँ लिख देते हैं। सर थोड़ा सा समझो कि कुछ कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि इनोवेटिव वे टू फाइनेंस स्टार्टअप का आंसर दूसरा है, एंड मोड्स ऑफ स्टार्टअप का आंसर दूसरा है। तो ये जो आपका इनोवेटिव वे है ना, उस पर लगेगा ये वाला आंसर। सर क्या ये क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, हाँ ये नहीं आएगा, इसको उड़ा उड़ा के पढ़ते जल्दी जल्दी, जहाँ पे मुझे हाई चांसेस है उसको पढ़ेंगे। सर जल्दी जल्दी बताओ ना क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इसको आने वाला भी नहीं है, आपने पढ़ा तो होगा कम से कम। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा छोड़ देना है, इजी टॉपिक है तो पढ़ के जाएंगे, क्या पता दोबारा कभी रिपीट हो जाए, ठीक है। सब पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब खुद का पैसा लगाओगे तभी बाहर वाले लगाएंगे। सर मतलब इसका क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर मान लो अगर आपका
10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, ठीक है, आपने 5 करोड़ लगाया ना, तभी बाहर वाला सोचेगा ठीक है यार इस बंदे का खुद का पैसा लगा हुआ है तो चलो हम भी लगाते हैं। तो पर्सनल फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है। सब पर्सनल फाइनेंसिंग आता कहाँ से? आपका सेविंग, या आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, या आपके पास कुछ कैपिटल होगा, उसको बेच के लगाओ पैसा यहाँ पे। तो पर्सनल फाइनेंसिंग क्या हो गया? सेविंग ऑफ योरसेल्फ इनटू स्टार्टअप इज अ की सक्सेस ऑफ मनी इन्वेस्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बाहर से पैसा लेना है तो आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरा क्या होता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा क्या हुआ? पर्सनल क्रेडिट लाइंस, मतलब आपका मान लो क्रेडिट कार्ड लोन, बैंक नॉट प्रोवाइड लोन, सिंपल सी बात है, बैंक नहीं दे रहा तो क्रेडिट कार्ड से ले लो भाई, सामान उठाना है उठा लो, स्टार्टअप में लगाना है लगा लो, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज आर द पर्सन हु जनरली बिलीव इन यू विदाउट थिंकिंग योर आइडिया और नॉट एंड चार्ज नो इंटरेस्ट और लेस इंटरेस्ट, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स में ऐसा है, फैमिली तो चलो ठीक है, फ्रेंड्स हो सकता है आपको बोले कि ठीक है बाहर 10% मिल रहा है तुम ऐसे 3% पे ही ले लें। सब मुझे बताओ, फैमिली फ्रेंड्स का एक लिंक आएगा एक टॉपिक से, कहाँ पे? मुझे लिंकेज बताओ ना, फैमिली फ्रेंड का टॉपिक होगा, लिंक किसी एक टॉपिक से, लिंकेज बताओ। एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, आई मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23। चांसेस है लेटर्स एमटीपी में भी लास्ट कुछ पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब peer to peer lending, ठीक है, इट इज अ ऑनलाइन प्रोसेस, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर लेंड और बोरो मनी टू ईच अदर। यहाँ बैंक के इंटरेस्ट से अच्छा मिल सकता है, ठीक है। बैंक अगर 8% दे रहा है तो यहाँ पे 6% आपको मिल सकता है, ठीक है। बिजनेस हैव फेथ टू स्टार्ट, ठीक है, peer to peer lending, ऑनलाइन प्रोसेस एंड ऑल, ठीक है। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग आप देखते होगे फेसबुक पे, ट्विटर पे कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए पैसा जमा करते हैं, जैसे बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हो? डोनेट करते हो उस चीज़ पे, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग भी एक तरीका है। it is a receiving a small amount of money from large number of individual। बेसिकली यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है? यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ पर्सन या पीपल पे वर्क हो रहा है, इंडिविजुअल वर्क हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लो 2 लाख आदमी से भी अगर 2 रुपया भी इकट्ठा करते हैं तो भाई साहब अच्छा खासा अमाउंट 4 लाख बन जाता है। या 2 लाख आदमी से 50 रुपये इकट्ठा करते हो, अमाउंट बहुत कम है बट जो इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा है। तो क्राउड फंडिंग का यही फायदा होता है कि अगर आपके पास अच्छा बेस है, सोशल मीडिया पे अच्छा आपने बना रखा है, तो कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग बहुत इजीली तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। सर वेंडर फैक्टरिंग मतलब सर मान लो कि अंडर इस वेंडर प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वेंडर डिफर द पेमेंट फ्रॉम 35 हाउस, ठीक है। सिंपल सी बात है, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, मान लो आपका कोई कस्टमर था, उसको आपने 100 रुपया में बोला कि 100 रुपया मुझे पेमेंट करना। अब कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, अब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको वर्किंग लिक्विडिटी चाहिए, आपको टाइम लिक्विडिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो आपने क्या किया? वो 100 का क्रेडिटर था ना, उसको फैक्टरर को बेच दिया। अब फैक्टर क्या करेगा? आपको दे देगा 80 रुपये, ठीक है। आप भाई रखो अपना 80 रुपये। अब आप निश्चित हो गए कस्टमर को, अब भाई वो फैक्टर रिसीव करेगा। अब फैक्टर उससे 90 निकलवाए, 95 निकलवाए या 100 निकलवाए, बट आपको सेम डे पे पैसा तो मिल गया। तो डेट इज फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल। प्लीज म्यूट कर लो किसी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं माइक्रो लोन्स। सर इज सिक्योराइजेशन एंड फैक्टरिंग सेम? नहीं यार, सिक्योराइजेशन फैक्टरिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फैक्टरिंग सिंपल मीन्स आप अपना कस्टमर आप बेच रहे हो, कहीं ना कहीं अपना, मतलब सिंपल सी बात है, उसका जो ओनरशिप था आप किसी को दे रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। सिक्योराइजेशन का एक मैंने चार्ट समझाऊंगा, वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। देखो देखो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको उसी हिसाब से देखते हैं। 5-6 पॉइंटर्स भी आपको याद हो गए तो चलेगा। माइक्रो लोन्स हमने देख लिया, फैमिली फ्रेंड्स देख लिया, एंड फैक्टर रिसीवर्स एंड ऑल देख लिया, ठीक है, एंड पर्सनल फाइनेंसिंग, क्रेडिट लोन्स एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, बट नॉर्मल देखो। सर पिच प्रेजेंटेशन हाईली इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23। देखो बूट स्ट्रैपिंग एंड वो इनोवेटिव वे, उसको थोड़ा सा है ना देख सकते हो आराम से, बट पिच प्रेजेंटेशन पे सब देखना पड़ेगा। सब पिच प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? सब पिच प्रेजेंटेशन मतलब अभी जो शार्क टैंक पे चल रहा था वो क्या था? वो पिच देने आते हैं, और आपको बोला जाए कि पिच प्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहले आपको, हाँ, शॉर्ट प्रेजेंटेशन शार्क टैंक। सर देखो 20 मिनट का स्पीच, देखो कीवर्ड्स मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, इस कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है कि ब्रीफ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओवरव्यू, ये ओवर से ज्यादा ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस कि कंपनी कैसे अपने कैश फ्लो अचीव करेगी, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। सर विजन मिशन में डिफरेंस क्या होता है? विजन मिशन में इंट्रो टीम सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप नॉर्मल हेडिंग लिख के आओगे तो ऐसे नहीं होगा, अंदर का कंटेंट थोड़ा समझाना पड़ेगा, कीवर्ड्स को लिखना पड़ेगा, तब थ्योरी में 4 प्रॉपर मिलेंगे। सब पूरा लिखना है नहीं, एटलीस्ट कम से कम
5-6 चीज जो मेन है वो मैं समझाऊंगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनेगा वो समझाऊंगा। सब पिच प्रेजेंटेशन क्या हुआ, ब्रीफ, मतलब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगर कुछ आइडिया आया है तो मैं पहले पिच करूंगा। जैसे आपने देखा होगा पिच पे शायद एक वेब सीरीज भी था सर, आपने शायद देखा नहीं देखा, शायद पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, तो पार्ट 2 तो मेरा थोड़ा पेंडिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है सर, शॉर्ट मतलब कितना लिखा है 20 मिनट, ठीक है, पिक्चर करके, हाँ 20 मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देना है, देखो पिच प्रेजेंटेशन में देखो ऑल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, देखो ऑल पॉइंट्स तो नहीं लेकिन हाँ कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिख के जाओ, जहां तक बताऊंगा वहां पे। देखो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। सब मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कौन कौन मेरे टीम में, टीम तो नीचे आएगा। सबसे पहले समझाओ कि भाई साहब आप कौन हो, मतलब आप जो स्टार्टअप को पिच करने आए हो, भाई साहब आपने क्या किया। वैसे आप देखते होगे अश्विन के ऊपर पूछता है, भाई साहब तूने क्या किया बता भाई, तू कहाँ से है, क्या छोड़ के आया, तू क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ बताना पड़ेगा। तो आप पहले ही बता दो कि हाँ मैंने सीए किया हुआ है, ठीक है, मेरे क्या क्या अचीवमेंट्स है, ठीक है, एंड शो शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हिमसेल्फ ऑफ कंपनी एंड आवरसेल्फ एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ कंपनी। हमारी कंपनी में क्या क्या मतलब ऑर्डर्स आए, जैसे आप लोग बोलते होंगे हमारे ना ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है, ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है बहुत शॉर्ट में अपने इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें सारे कंटेस्टेंट डिलीवर करते हैं। सिंपल बात, आपकी अचीवमेंट, आप कौन है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपके पास कहाँ से ऑर्डर आए थे, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया या कहाँ कहाँ आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, वो चीज़ थोड़ा सा बता दो ब्रीफ में। सर दूसरा क्या है, आपके टीम में कौन है, चल ठीक है आप फाउंडर हो, आपके टीम में को फाउंडर कौन है, आपके टीम में इक्विटी किन किन के पास है, आपको बताओ, इन लोग क्या करते हैं उनके बारे में बताओ, कि आपके टीम में जो बंदा है को फाउंडर है, इस ये मतलब इसने क्या पोस्ट होल्ड किया हुआ है, क्या पढ़ाई की है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, so employee of company, top level people's investor will want to know the personal involvement in success or failure of company। कौन इस कंपनी के सक्सेस और फेलियर में इन्वॉल्व है, आपको उनका नाम बताना है, इंट्रो करना है टीम का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऑफ कंफर्म आना चाहिए। सर तीसरा, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एक रील चलता है, एक बंदा है ना, मतलब अजब गजब गैजेट बना रहा है जिसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अननेसेसरी बता रहा है कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है। ठीक, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं आपको वो बताना है। सर लाइक फ्लिपकार्ट ने देखा कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने प्रॉब्लम, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने देखा सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। अमेजोन पे नॉर्मली क्या था, आपको पेमेंट करो सामान आएगा, बस सीओडी नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया किसने, फ्लिपकार्ट ने। तो आपने जो स्टार्टअप कर रहे हो इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, कि लोग को क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, उस चीज को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, चौथा क्या है, कि सॉल्यूशन। ठीक है, चलो प्रॉब्लम तो हो गया, अब ना बताओ कौन सा बिजनेस मॉडल, ठीक है, हाउ कंपनी इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कंपनी प्रॉपर्ली डिप्लॉय द रिसोर्सेज, किस क्या क्या रिसोर्सेज लगाने वाले हो, कौन कौन लोग लगेंगे यहाँ पे। जैसे फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया, लाइक सीओडी दिया आपको पेमेंट पे। सीओडी से क्या हुआ सर, दो चीज़, एक तो विश्वास हो गया कि ठीक है मेरा सामान आ रहा है उसके बाद मैं दे रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड कहीं ना कहीं क्या हो गया, तुरंत इनिशिएट हो गया चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम एंड देन आपका सॉल्यूशन। देन पांचवा क्या हुआ सर, आपका मार्केटिंग स्केल। क्या सामान बनाते ही आपका क्या होगा, बिक जाता है। सर देखो सेल करना है ना सबसे टफ टास्क होता है। ठीक है, मार्केटिंग करना सबसे टफ टास्क होता है। आप कितना भी अच्छा बनाओ, ठीक है, आपने बहुत अच्छा चीज़ बना के रख दिया, अब जब तक उसको मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाओगे ना, नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग टेक्निक बोला जाता है मार्केटिंग स्केल में, हु आर द टारगेट कस्टमर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब आप सिंपल सी बात है, आईफोन बना रहा है तो आईफोन किस मार्केट कस्टमर पे टारगेट किस कस्टमर पे टारगेट कर रहा है, लो कस्टमर या बड़े कस्टमर पे। देखो सिंपल सी बात है, आईफोन आईफोन का मेन मेन क्या है, बिजनेस वाले जो कस्टमर्स हाई क्लास प्रोफाइल वाले कस्टमर है, पहले बोलता है उनको टारगेट करना हमें। ठीक है, तो जो भी आपका एडवर्टाइजिंग टेक्निक है, जैसे एक है ना इस पे, हाँ लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब हो गया। जैसे अभी आईफोन 15 शायद लॉन्च हो चुका है, ठीक है, हु आर द ठीक है, हुआ द कस्टमर मतलब टारगेट कस्टमर ऑफ कंपनी, हुआ कस्टमर रिच कस्टमर और ऑल्सो डिपेंड अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड व्हाट एडवर्टाइजिंग टेक्निक फॉलो बाय कंपनी टू अट्रैक्ट कस्टमर। सर क्या यूज करने वाले, होर्डिंग्स यूज करने वाले, होर्डिंग्स यूज करने वाले हो, पैम्पलेट्स यूज करने वाले हो, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करने वाले हो, कैसे पकड़ोगे जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल जाके क्या करोगे वहाँ पे, सर्वे करवाओगे। एंड और स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, सर्वे करवाती। ठीक है, आपके घर पे भी बहुत सारे आते लोग, हाँ मैम बताइए आपको इस प्रोडक्ट का कैसा लगा, क्या लगा। तो ये मार्केटिंग, और कहीं ना कहीं आपको एक सैंपल देखी जाती थी। अभी कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली में देखता हूँ पेपर में ना एक मसाले का ना स्टिक करके देते हैं, कुछ हल्दी का था, हल्दी का पाउडर ना स्टिक करके दे रहे हैं कि आपको उनका टेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ भाई बताओ कैसा क्या है। तो ये मार्केटिंग टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है,
कि आप उस चीज़ को कैसे इनिशिएट करोगे, आपका क्या क्या मार्केटिंग टेक्निक है, आपके कस्टमर्स कहाँ कहाँ हैं। अब देखो सर, इस चैप्टर में इस पॉइंट पे दूसरा क्वेश्चन, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा आइडिया जो अभी इनिशिएट नहीं हुआ है, स्टार्टअप मतलब बोलो अभी आइडिया इनिशिएट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सीड मनी सीड फेज पे, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इसका कोई प्रोजेक्शन करना आसान होगा, बिकॉज अभी इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। देखो प्रोजेक्शन करना किसका ईजी है, मान लो कि 2022 में आपका सेल था 20 करोड़, 2023 में आपका सेल हुआ 30 करोड़, तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ का फायदा, मतलब 10 करोड़ का सेल भागा, तो कहीं ना कहीं आप 24, 25, 26 का प्रोजेक्शन लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 22, 23 का सेल। बट ऐसा स्टार्टअप जो अभी इनिशिएटिव नहीं हुआ है, जो आप पिच करने आए हो, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन लगाना ना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। सब मुश्किल है ना, बिकॉज पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज अभी नई कंपनी है, या टू बी नई कंपनी बनने वाली है हमारा, हमने कंपनी बना तो दिया है बट अभी बहुत इनिशियल फेज में है, अभी तो हम इसको पिच करने आए हैं। तो सर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, टिक कर लो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ फ्यूचर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टअप के में क्या क्या आता है। सर क्या क्या आता है कोई बताएगा? सबसे पहले आपका आएगा इनकम स्टेटमेंट, दैट इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कंपनी सेल्स, जीपी रेशियो एंड ऑल, ठीक है। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉर्म, ए ट्रू एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो एंड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, सो व्हाट नेट फ्री कैश फ्लो असाइड्स। सर इनफ्लो आउटफ्लो बाद पता चला हमारे पास ये 2 करोड़ 3 करोड़ का कैश फ्लो बचा नहीं। तीसरा क्या, बैलेंस शीट, सोर्स ऑफ फंडिंग। सर बैलेंस शीट में 2 चीज पता चलेगा, इक्विटी डेट, ठीक है, इक्विटी डेट, तो पता चलेगा ना आपका सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, कितना हाई गियरिंग रेशियो आपकी कंपनी में, ठीक है, लाइबिलिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो देखो फ्यूचर प्रोजेक्शंस में 3 चीजें बताना फिर से, ठीक है, सही है, बता दिया आपने, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो, बैलेंस शीट में आपका सोर्सिंग ऑफ फंडिंग देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ से आ रहा है एंड ऑल, ठीक है। सर उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन, ये सब देखो पिच प्रेजेंटेशन के पार्ट है, जितना लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से 5-6 पॉइंट्स तो अच्छे से देख के जाना, ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, कंपटीशन, मार्केटिंग, ठीक है, एंड जो भी हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ा। सर कंपटीशन मतलब हु आर द एग्जिस्टिंग कंपटीशन इन, हु आर द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। फ्लिपकार्ट का कॉम्पिटिटर आप देख सकते हो, ये अमेजोन एंड ऑल, ठीक है। तो आपको देखो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपना पर्सनल ग्रोथ चाहते हो ना, देखो एक चीज होता है कंपेयर करना, ठीक है, एक अब देखो उस चीज को लोग गलत भी लेते हैं और लोग का उससे ना बहुत अच्छा भी होता है। सर क्यों? बिकॉज अगर आप कंपटीशन नहीं करोगे ना, आप सोचोगे आपका मोनोपोली है, या आप सोचो मैं ही बहुत बेस्ट हूँ, ठीक है, आपने कभी एनालाइज नहीं किया, ठीक है। हाँ, कंपैरिजन करने के बाद उसको नेगेटिव में लेना ये गलत है, अरे वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं खराब चल रहा हूँ, अरे नहीं, दोस्त बोला है मत कर कंपेयर उससे, वो टॉपर है, नहीं, ये गलत है। एटलीस्ट आप कंपटीशन रखो, एक फ्रेंडली कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टडीज में क्यों ना हो। तभी मैं ये पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने स्टार्ट 3-4 टाइम पहले किया था, बिकॉज रैंकिंग टेस्ट का एंड ऑल, टेस्ट सेम डे पे, ठीक है, तो थोड़ा सा ना एक सॉफ्ट कंपटीशन, फ्रेंडली कंपटीशन लगता है कि ठीक है यार, मैं भी तो कोशिश करता हूँ कि बेस्ट आने का, क्या दिक्कत है। एंड यहाँ से मैंने अपना 12th में ये चीज़ सीखा था, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो कहीं हो, तो आपके कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। हम उसको कैसे जीत सकते हैं, उनसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, लाइक टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे आपकी पढ़ाई में एसएफएम की बात करूँ तो सर कॉम्पिटिटिव एज क्या होगा, मतलब कॉम्पिटिटर्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन ही तो चल रहा है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, एसएफएम की थ्योरी, जिसने एसएफएम की थ्योरी की उसको 15-16 नंबर का कॉम्पिटिटिव एज बोल लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल लो। या जो बोध ग्रुप पढ़ते होंगे उनके लिए वो फाइनेंशियल एफटीपी का चैप्टर 4 से 5 नंबर का कॉम्पिटिटिव एज नहीं पढ़ के जाता है कोई, ठीक है। या फॉरेक्स का चैप्टर, या डीटी पढ़ रहे हो तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बेप्स वाले प्रोविजंस आते हैं, 5-6 नंबर नहीं पढ़ता है कोई, बट आपने पढ़ लिया तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज लेके जा रहे हो। तो आपने औरों से क्या ज़्यादा अच्छा किया, क्या बढ़िया किया। जैसे बिजनेस लैंग्वेज पूछूं तो क्या आपका प्राइस टेक्निक था, प्राइस स्कीमिंग था, प्राइस पेनिट्रेशन था। प्राइस पेनिट्रेशन सिंपली मींस कि आपने प्रोडक्ट को लो कर दिया। कोई एग्जांपल बता सकता है प्राइस पेनिट्रेशन का? बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, प्राइस पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या प्राइस बहुत कम करके, हाँ जियो करता है, प्राइस पेनिट्रेशन कर रहा है, ठीक है। एंड या तो आपने क्या किया, प्राइस कॉमन रखा एंड आपने यूनिकनेस दिया, ठीक है, मतलब आपने कहीं ना कहीं वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड किया सेम प्राइस पे कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स भी खुश हुए, कॉम्पिटिटर्स से आपने ज़्यादा अच्छा किया। या तो आप कॉम्पिटिटर से प्राइस कम कर दो, या तो सेम प्राइस रख रहे हो तो अपना वैल्यू बढ़ा दो, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। लास्ट इज बिजनेस मॉडल, कि क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाने वाले हो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या प्लान पॉलिसीज करने वाले हो, ठीक है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। एंड लास्ट इज फाइनेंसिंग।
ठीक है, इन्वेस्टर को बताओ कि हमने ऑलरेडी पर्सनल फाइनेंस कर दिया है सर, हमारा 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़ तो हमने लगा दिया हुआ है, फैमिली फ्रेंड्स क्राउड फंडिंग जो भी हमने इनोवेटिव वे ऑफ स्टार्टअप देखा था वहां से लेके सर पैसा लग चुका है। अब कम्युनिकेट करो इन्वेस्टर से, ठीक है, एंड उसको बताओ कि भाई साहब हम आपके पैसे को भी यूज़ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। तो ये पिच प्रेजेंटेशन का ये प्रॉपर कहानी था। यहाँ तक कंफर्म है? देखो पॉइंटर्स बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। डन है यहाँ तक? लास्ट में मैं 10 मिनट का बहुत क्विक लूंगा, जिसने नहीं बोला ना मैं एक एक का नाम नोट करूंगा यहाँ पे, ठीक है? तुम मेरे से मेहनत करवा रहे हो, ठीक है? पहली मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट सोचा था कि मैं एसएफएम का थ्योरी डिस्कशन लूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैंने इसके लिए पढ़ा है, पहले 4-5 घंटे मैंने पहले पढ़ा है, इस नोट्स को पहले मैंने ढूंढना है, मेरे लिए एक टफ टास्क था ये, ठीक है? बिकॉज मैंने इसको बनाया था मई 22 के लिए बनाया था। चलो, बिकॉज किसी के नोट्स उठा के पढ़ने में दिक्कत है भाई, फिर वो बोलेगा मेरे नोट्स, ठीक है? तो क्योंकि आप सब पढ़ते हो अलग अलग नोट्स से, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली बातें सब में सेम है। चलो, सब मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। देखो, इनोवेटिव वे टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, उसका आंसर डिफरेंट है। इनोवेटिव वे वाला आपको ध्यान रखना है सर, इनोवेटिव वे वर्डिंग पे आता है ना, इनोवेटिव वे, और यहाँ पे मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। सर कितने मोड्स है, कितने मोड्स है, बता सकता है कोई? 3 3 नेम बताओ 3-5 नेम बताओ भाई, कोई नाम बताओ। बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, बेसिकली मैं हो गया, या जो भी स्टार्टिंग फेज ऑफ स्टार्टअप में होते हैं ना, जो भी अपना बिजनेस या जो भी स्टार्ट करते हैं ना, वो फॉलो करते हैं बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है सर? बूटस्ट्रैपिंग मतलब क्या हो गया? किसी से पैसा मत लो, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, ना बैंक से लो ना कहीं से पैसा लो, आप अपना प्रॉफिट, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट क्या करो, उसको री इन्वेस्ट करो। सब मान लो कि मैंने स्टार्टिंग अपना पर्सनल क्रेडिट लाइन्स पे, ठीक है, पर्सनल क्रेडिट लाइन मैंने 2 लाख रुपए लगाया, ठीक है, या मान लो मेरा सेविंग था लगभग 20-30 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने उसको अपना बिजनेस में स्टार्ट किया, एंड मैंने वो 20-30 लाख लगा के मान लो मैंने 7 करोड़ रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया। उसमें से मैंने मान लो 2-3 लाख रुपए पर्सनल निकाल लिए, और 4 लाख रुपए जो बचा ना, उसको नहीं निकाला, उसको मैंने वापस से क्या किया, उस बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, कि अब मैं इस 4 से ना फिर 14-20 बनाऊंगा। तो बूटस्ट्रैपिंग क्या हो गया? प्रॉफिट को मत यूज करो, प्रॉफिट को क्या करो, वापस से री इन्वेस्ट करो, फिर उससे प्रॉफिट बनाओ, क्योंकि को बिना मार्जिन के तो आप काम कर नहीं रहोगे, ठीक है? चाहे आपका 5% का मार्जिन हो, चाहे आपका 20% हो, बेसिकली बिजनेस में जो सेल एंड गुड वहाँ पे 30-40% तक का मार्जिन होता है, एंड प्रोफेशन वाले में 50-60% तक का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है? तो बूट स्ट्रैपिंग क्या हो गया? किसी से पैसा मत लो, अपना पैसा लगाओ एंड प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, ठीक है? यूज ऑफ लिमिट फंड्स, ठीक है, जो आपके पर्सनल क्रेडिट लाइंस थे, जो आपका पर्सनल फाइनेंसिंग था, सो वी, हाँ, लाइक जीरो था, ठीक है? सो वी डू नॉट डू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर व्हेन वी अप्लाइंग आवर ओन फंड। सर जब अपना पॉकेट से पैसा जाता है ना, तो बहुत सोच समझ के यूज़ करते हो, ठीक है? सीए बनने के बाद ज़्यादा कंजूसी आ जाएगा आपको, ये मैं पर्सनल बता सकता हूँ। जब घर वाले पैसे भेजते थे ना, अरे 6,000 रुपये लगाओ, ठीक है, मतलब आता तो नहीं था 6 से 8, इसमें ना 2,000 का घूमो चल गए, ठीक है? बट जब अपना जाता है ना, अरे रुक के थोड़ा सा, अब चाय चीनी चाय पत्ती सबका हिसाब करोगे। मैं जब जहाँ पे आर्टिकलशिप करता था, मैं सोचता था यार मेरा प्रिंसिपल चाय चीनी का हिसाब कर रहा है, 32 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अब मुझे समझ आएगा 40, 32, 50 क्यों करता है, ठीक है? तो जब अपना पॉकेट से लगता है ना, तो बहुत सोच समझ के एक्सपेंस होता है, ठीक है? यूज ऑफ लिमिट फंड्स, सो वी डू नॉट डू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर व्हेन यू अप्लाइंग आवर ओन फंड्स इन बिजनेस, ठीक है? जैसे क्या हो गया सर, पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया, पर्सनल क्रेडिट टर्म्स। किसी का सर माइक माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो, मैं कर देता हूँ, चलो, ठीक है सर? पहले क्या हो गया, पहले खुद तो लगाना पड़ेगा, तो पर्सनल फाइनेंस कर दिया, ठीक है? फिर क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कमाया उसको री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? अंडर दिस मेथड द फाउंडर डज नॉट मेक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन हाई कैपिटल कॉस्ट रेदर देन लीज एसेट। मान लो कि मैंने भी ना एलडीआर के लिए ना प्रिंटिंग के लिए सोचा, ठीक है? पहले मैं सोचा कि अपना प्रिंटिंग सेटअप करूंगा यहाँ पे, ठीक है? बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार प्रिंटिंग सेटअप करने का मतलब हो गया एक प्रॉपर रूम लो, रेंट दो, कहीं ना कहीं फिर मशीन लेके आओ, ठीक है? मशीन खराब हो गया, मशीन ऑपरेट करने वाला एक बंदा बनवाओ, वहाँ पे लड़के को लगाओ,
ठीक है, एक बुक डिलीवर करने आना चाहिए। मैंने क्या किया, उसको आउटसोर्स कर दिया। मैंने प्रिंटिंग वाले को दे दिया कि हाँ भाई ये चीज़ है, मैंने कुरियर वाले को दे दिया कि हाँ भाई ये है, बुक यहाँ से आता है ऑर्डर, प्रिंटिंग वाले पर जाता है, प्रिंटिंग वहाँ पे उसको सेट करता है, फिर वहाँ से कुरियर को जाता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुझे क्या हुआ, एक बार में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50-60 हज़ार 1 लाख का नहीं करना पड़ा। मैंने क्या किया, नॉर्मली अपना ऑपरेटिंग जो बिजनेस था उसको अपना रन किया, किससे, आउटसोर्स करके या लीज करके। या मान लो मैंने क्या किया, बाहर से एसेट नहीं खरीदने वाला, मैंने क्या किया, एसेट लीज पे लिया। ठीक है, सिंपल मान लो कि लीज का तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए का, आपने क्या क्या बोला कि काम कर, मशीन मुझे है ना मंथली 3-4 हज़ार के बेसिस पे दे दे, मुझे 3-4 महीने का ही काम होता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, लीज पे मंगा लिया। ठीक है, और चौथा क्या हुआ, व्हेन फाउंडर इन्वेस्टेड देयर ओन फंड सो दे डू नॉट एक्सपेंड इन कॉशियस एंड कंट्रोल एंड एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है, ये सब नॉर्मल है। तो सर देखो, बूटस्ट्रैपिंग क्वेश्चन आया ना, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंसिंग, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट, ठीक है, इन द कंपनी अंडर दिस मेथड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। हम लीज पे विश्वास ज़्यादा करते हैं या रेंट पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, एंड हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बहुत सोच समझ करते हैं। सब मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। बहुत स्लो हो आज, कोई बताओ यार मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, पढ़ा है, जस्ट ऊपर पढ़ा है हमने अभी। लीजिंग, अभी मैंने यही सब समझाया, बस इसको क्या करना है। देखो ऐसे पूछो एग्जाम में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, नेम देम, या देयर आर 3 मेथड्स। मान लो एक ऐसे, देखो अब एक चीज समझो कि डायरेक्ट आप सोचोगे ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग एंड मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, नहीं। मेरे एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे क्या था ना, वो इस तरीके से था। एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या किया, वापस अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया। तो बताओ कि यहाँ पे कौन सा मेथड अपना रहा है, कौन सा मोड ऑफ फाइनेंसिंग कर रहा है स्टार्टअप के लिए, एंड उसके मेथड्स बताओ। तो कभी डायरेक्ट मत सोचना, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझना पड़ेगा आपको चीज़ों को। ठीक है, सब मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग है। पहले क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिट। सर ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इन ट्रेड क्रेडिट फर्स्ट कन्विंस टू सप्लाई by direct visit to suppliers office and communicate them and explain their idea and payment terms, so maybe goods given goods on credit। मतलब सिंपल सी बात है, अब आपके पास चाहिए, मान लो आपके पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया कि मुझे 100 प्रिंटर्स चाहिए। तो आपने कहाँ गए, आप भाई प्रिंटर या तो मैन्युफैक्चर करो इन हाउस, या तो आप किसी सप्लायर से ले लो। तो आपने सप्लायर पास गए, सप्लायर पास बोला कि देखो सर अभी तो पैसे नहीं है, ठीक है, अभी तो पैसे नहीं है, आप एक काम करो 100 प्रिंटर्स दे दो, मैं आपको 25 दिन के अंदर है ना आपको ये 100 प्रिंटर का पेमेंट दे दूंगा, मेरा कस्टमर पेमेंट करेगा, बिकॉज मैं आपको लोन लूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, फिर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप मुझे प्लीज़ 25 दिन का क्रेडिट टाइम दे दो। तो सप्लायर को 25 दिन का क्रेडिट टाइम दिया, कस्टमर ने पेमेंट किया, आपने अपना मार्जिन रख के सप्लायर को वापस पेमेंट कर दिया। बट यहाँ पे अगर किसी कस्टमर का डिफॉल्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सा रिस्क क्रिएट होगा, मुझे रिस्क बताओ। कस्टमर का डिफॉल्ट हुआ तो कौन सा रिस्क क्रिएट हो जाएगा। देखता हूँ किसने लिंकेज अच्छा किया है फर्स्ट चैप्टर से। मान लो सप्लायर ने आपको क्रेडिट पे दे दिया, अब मान लो कस्टमर, आपने बोला कस्टमर पेमेंट करेगा, हम आपको दे देंगे, कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा रिस्क क्रिएट हो गया, सोचो, दिमाग लगाओ। काउंटर पार्टी रिस्क, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज कस्टमर डिफॉल्ट किया, फिर सप्लायर को पेमेंट कहाँ से, सप्लायर को पेमेंट के लिए एनबीएफसी से लेंगे, बैंक से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, ट्रेड क्रेडिट में क्या हुआ, आप ट्रेड मतलब अपना बिजनेस कर रहे हो, उधार पे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको सप्लायर को थोड़ा आपको अपना समझा के रखना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर पार्टी वाले सही है। ठीक है सर, दूसरा आते हैं फैक्टरिंग। सब फैक्टरिंग मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपने अपफ्रंट अमाउंट अपने फैक्टर को पे कर दिया, सॉरी आपने क्या किया, फैक्टर को बोल दिया कि हाँ भाई तू मुझे 80 दे दे, जाके क्या कर, रिसीव जो डेटर्स है तो उससे अपना वसूली कर ले। इससे क्या होगा, नॉन ब्लॉकेज ऑफ फंड होगा। फिर पता चला मान लो आपके पास फंड नहीं आ रहा है, तो आपको फिर वही है कि सिंपल सी बात, वापस खरीदने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। इससे बेटर किया होगा, आपको फैक्टर पेमेंट कर दिया कि सर आपका 100 का कस्टमर से आता ना, मैं आपको 80 या 85 पे कर रहा हूँ, आगे का मेरे पे छोड़ दो, और फैक्टर जितना भी रिसीव कर लो, फैक्टर सिंपल में वसूली भाई। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेटर्स कर दिया, सोल्ड बाई कंपनी टू फैक्टर्स। ठीक है, एंड तीसरा क्या होगा जो मैंने समझाया प्रिंटिंग वाला केस में, कि मैंने मशीन नहीं बना के क्या किया, मशीन मैंने रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया, या आप ये बोल सकते हो कि मैंने क्या किया, उसको दे दिया कि भाई तू प्रिंटिंग एंड ऑल संभाल। ठीक है, तो अनदर प्रॉपर मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इज टू टेक द इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, चाहे वो प्रिंटिंग के लिए आप जा रहे हो, चाहे प्रॉपर सेटअप के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं 1-2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि अपना 3-4 हज़ार रुपये मंथली देके
आप 2-3 महीने के लिए लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2-3 महीने का काम है या आप देखना चाहते हो आपका आइडिया कितना लंबा जा सकता है, तो स्टार्टिंग के 5-6 महीने तो थोड़ा सा कॉशियस वे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज स्पेंडिंग टू मच हाई ऑन मशीन वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो तो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में सबसे पहले हम देखा बूटस्ट्रैपिंग। सर बूटस्ट्रैपिंग मतलब अपना खुद का पैसा, अगर मैं बूटस्ट्रैपिंग को कंक्लूड करूं तो अपना खुद का पैसा लगाना, पर्सनल फाइनेंस करके प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, ठीक है। एंड उसके अंदर 3 मेथड देखा, लीजिंग, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सर उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर। अब देखो लोग पता क्या बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, सर लिखे क्या, सिंपल मिस फ्रेंड एंड फैमिली इज नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। नहीं, लिखना तो पड़ेगा 3-4 नंबर के लिए आपको, ठीक है। तो ये 4 पॉइंटर्स है, इसको मैं थोड़ा सा आपको रीड करा दूँ। बेसिकली आपको एंजल इन्वेस्टर का पूरा कहानी पता है, ठीक है। क्या है सर, देखो मोर फोकस ऑन ग्रोथ रैदर देन अर्निंग। सर एंजल इन्वेस्टर, मान लो आपके पापा मम्मी, आपके पापा मम्मी क्या बोलेंगे, चलो ठीक है भाई ये ले तू 10 लाख रुपया, अच्छा एक बार बता महीने खत्म हो गया, मेरे को वो 20,000 का इंटरेस्ट कब दे रहा है, ऐसा पूछेंगे? नहीं, कम चांस है, ठीक है। बहुत रेयरली केस में ऐसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि तू ग्रो कर, तू ग्रोथ कर, कहीं ना कहीं तू मेरे से 10 लाख लिया है ना, तो यूज तो कर उस चीज़ को कितना आगे लेके जा सकता है। तो एंजल इन्वेस्टर बेसिकली आपके फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर होते हैं, आपके को फाउंडर लोग हैं, उनके फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है फोकस ऑन ग्रोथ रैदर देन अर्निंग, मतलब अर्निंग ज़्यादा, वो आपकी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। ऑफ्टन एंजल इन्वेस्टर्स आर एंटरप्रेन्योर फैमिली और फाउंडर्स या मेंबर ऑफ फ्रेंड, ठीक है। आपके फैमिली या आपके फाउंडर के फैमिली और फ्रेंड्स में से होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके हो गए, फोकस ऑन ग्रोथ रैदर देन अर्निंग, एंड एंजल इन्वेस्टर क्या हो गया, फैमिली और फाउंडर। सर ये टाइम टू टाइम इंजेक्ट करता है। अब ये मतलब नहीं होगा कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं, वो हो सकता है 4 दिन बाद आपको 2 लाख की और जरूरत हो, वो जुगाड़ करेंगे कहीं ना कहीं से। आप अगर पूछोगे तो वो जुगाड़ करेंगे, 10-20 हज़ार जरूरत है तो टाइमली क्या करेंगे, आपको टाइम इंजेक्ट मनी इन बिजनेस एट अ टाइम ऑफ नीड मनी एंड हेल्प टू स्टार्टअप, ठीक है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट भी करता है, बट वेंचर कैपिटलिस्ट आपके अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है रैदर देन ग्रोथ पे करता है, बट उनको चाहिए रिटर्न। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, बट ये आपको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इंजेक्ट करेंगे। 10 लाख दे दिया, चल ठीक है, 2 महीने बाद और काम है, ले लेना, अगर होगा तो मैं पक्का दूंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंजल इन्वेस्टर इज मच लेस, ठीक है, rather than वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट के टर्म्स कंडीशन बहुत होते हैं कि मेरा एग्जिट प्लान क्या होने वाला है, मैं क्या तुम्हारा ग्रोथ है, क्या तुम्हारा रिस्क होगा, ठीक है। मैं अगर तुमने अगर 1 साल में इतना नहीं किया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है, एंड ऑल, ठीक है। बट टर्म्स कंडीशन जो एंजल इन्वेस्टर्स के होते हैं वो बहुत कम होते हैं rather than venture capitalists. They don't focus on earning profit, rather than it focus on growth of startup, increase the business of entrepreneur। वो बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। सर इट मच अपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। बट वेंचर कैपिटलिस्ट को ज़्यादा फोकस होता है कि आपके अर्निंग पे, आपके ग्रोथ पे होता है, बट सबसे ज़्यादा फोकस होता है आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो एंड ऑल, ठीक है। एंड उनके टर्म्स कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर बेसिकली वो अपना पैसा यूज़ करता है, ये नहीं कि वो भी उधार लेके लोन लेके तुमको देंगे, नहीं भाई, वो फिर बोलेंगे तू ही लोन ले उनसे, नहीं। उनका सेविंग्स होगा या उनका अपना पर्सनल कुछ कैपिटल होगा, ठीक है, उसको तोड़ के आपको पैसा देंगे। तो एंजल इन्वेस्टर में 5-6 पॉइंट्स है। ऑफ्टन एंजल इन्वेस्टर फैमिली और फाउंडर्स में होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स में होते हैं। दे ऑनगोइंग बिजनेस में टाइम टाइम इंजेक्ट करते हैं मनी, ठीक है। टर्म्स कंडीशन बहुत कम होता है वेंचर कैपिटल से। अपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट होता है फोकस ऑन प्रॉफिट रादर देन फोकस ऑन ग्रोथ रादर देन प्रॉफिट, ठीक है। एंड एंजल इन्वेस्टर बेसिकली अपना खुद का पैसा लगाते हैं। डन, यहाँ तक कंप्लीट है या गायब हो गया तुम लोग? यस यस यस, ठीक है। देखो कितने लोग हैं और कितने लोग गायब हैं। जब से मैंने बोला यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होगा, 5-6 लोग तो तुरंत निकल गए, अरे आराम से देख लेंगे। देखो टेस्ट के बाद देखना है, इसको मैं डालूंगा लास्ट में अब, क्योंकि तुम लोग लाइव रहते नहीं हो, फिर बोलोगे रिकॉर्डिंग चाहिए। चलो सर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना, ठीक है। पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ना स्मार्ट स्टडी करते चलते हैं। पढ़ने को बहुत कुछ है तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। जस्ट इस सेटअप में ओवरसीज इन्वेस्टर, ऑफशोर एंड ऑल डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ गया, तो उस पर क्रॉस फिटिंग लगा लेना। ये नोट्स डाल दूंगा, पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल, लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल, सर मुझे एक बात बताओ, वेंचर कैपिटल अभी जो शार्क टैंक में थे वो एंजल इन्वेस्टर थे या वेंचर कैपिटल थे? बीसी, ठीक है। सर वेंचर कैपिटल थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आर दोज
हु फंडेड स्टार्टअप टू ग्रो देयर बिजनेस, ठीक है, फंड तो दे रहे हैं सर, फंड तो एंजल इन्वेस्टर भी दे देते हैं सर, डिफरेंस क्या हुआ, बहुत डिफरेंस है, मैंने बताया ना अभी, टर्म्स कंडीशन ग्रोथ एंड ऑल, ठीक है, ठीक है, फंड्स मेड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप फंड्स एंड स्मॉल बिजनेस हु हैज एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। सर पता है कि ये लड़का ना आगे जाके बहुत कमाल करेगा, ठीक है, मतलब इसका स्टार्टअप आइडिया बहुत धमाकेदार है, इस पे पैसा लगाया जा सकता है, स्मॉल बिजनेस है बट इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टअप जो हुआ था, जो पिच अभी आप देखते थे जहाँ पे आ रहा था, ठीक है, शार्क टैंक पे, वहाँ पे क्या था बेसिकली, वो स्मॉल बिजनेस बहुत कहीं ना कहीं 50 लाख, किसी का 80 लाख, किसी का 20 लाख ऐसे करके था, बट स्मॉल, बस आइडिया बहुत बड़ा था, ग्रोथ भी अच्छा था, मार्केट भी अच्छा पकड़ा हुआ था, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते थे ठीक है यार इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज उनका मेन मोटिव क्या था, हाई रिटर्न, ठीक है। तो सर मेन क्या हुआ, ये फंड डालते हैं स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, ठीक है, स्मॉल बिजनेस को जिनका एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है, बट इन्वेस्टेड इन दोज कंपनी जिसका हाई रिटर्न सर चाहिए, सर इनको तो पैसा चाहिए, ठीक है, वेंचर कैपिटल मेन मोटिव्स आते हैं कि इनको हाई रिटर्न चाहिए, ठीक है, सुन लो, फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोथ कंपनी who have great goals and objectives so they provide high return। वो इन्वेस्ट वहीं करते हैं जो रैपिडली, मतलब जो ग्रोइंग कंपनीज है, जो देख रहा है यार इनका 2 साल का रिकॉर्ड देखा हमने, 10 लाख था फिर 90 लाख आ गया, अरे ग्रो भी अच्छा है, मार्केट डिमांड भी अच्छा चल रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, कस्टमर रिटेंशन रेशियो, कि आपके जो कस्टमर है ना, मान लो आपसे कोई एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट वो बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर रिटेंशन रेशियो अच्छा है इनका, तो कहीं ना कहीं वो हाई रिटर्न तो हमें फ्यूचर में देगा, बिकॉज एक कस्टमर माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है ना, तो आप उसको बोलने समय कतराते नहीं हो, अरे हाँ यार मैंने यहाँ पे ना 10,000 लगाया, 8,000 लगाया, मुझे इसके बदले वैल्यू फॉर मनी मिला, तो सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ वेंचर कैपिटलिस्ट दिखता है आपको, ठीक है। सर ये क्या करते हैं, ये आपके इक्विटी शेयर्स परचेस करते हैं, सर इक्विटी शेयर्स परचेस क्यों करते हैं, बेसिकली ये आपके कंपनी की तरफ से ओनर में ही आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसलिए ये इक्विटी सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, इनको हाई रिटर्न तो चाहिए, तो हर जगह हाई रिटर्न वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सर डिसीजन मेकिंग है, अगर आपको लगता है कि हमें कर्नाटक वाले मार्केट में जाना चाहिए या हमें महाराष्ट्र वाले मार्केट में जाना चाहिए, तो वो देखेंगे अच्छा आपका प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड को चेक करते हुए आपके डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से आपके इक्विटी होल्डर्स होते हैं, जैसे आप शार्क टैंक में देखते होंगे 2% फॉर इतना, ठीक है, आप अपने कंपनी का 5% दे दो फॉर दिस वैल्यूएशन, तो वो आपका इक्विटी होल्ड करना चाहते हैं, तो ये एक तरह से ओनर ही होते हैं कंपनी के। तो देखो अगर वेंचर कैपिटल का पॉइंट आया तब इतना लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टार्टअप को फाइनेंस करते हैं, इनका मेनली होता है एक्सेप्शनल ग्रोथ वाली कंपनीज पे, हाई रिटर्न के लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग न्यू एंड रैपिडली ग्रोथ कंपनी करते हैं, इसका गोल ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, इक्विटी शेयर्स आपके परचेस करते हैं बिकॉज हाई रिटर्न मिलता है इक्विटी शेयर्स पे, अगर प्रॉफिट अच्छा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए हमें, बिकॉज आपकी तरह से वो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, एंड इक्विटी होल्डर्स डिसीजन मेकिंग या मीटिंग्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल, दिसंबर 21 पेपर 4 मार्क्स। अब देखो इसका एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मेरे अटेम्प्ट में था, ठीक है, एंड वहाँ 4 में 4 मिले। सर क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे लोग पता क्या रहते हैं, लोग रफ लेमन लैंग्वेज लिख के आते हैं, ठीक है, लिखना है अंदर का कंटेंट, बट ये जो बाहर का कंटेंट है ना इसको अच्छे लिखना। अब यहाँ पे ना नॉर्मली जैसे ऊपर का सेंटेंस था ना, उस तरीके से नहीं लिख सकते कि अरे वो तो हमारा इक्विटी परचेज करते हैं, वो हमारा ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग बातें नहीं, एटलीस्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है तो 4 पॉइंटर। सर पहला क्या है, लॉन्ग टाइम होरिजन, दूसरा क्या है, इक्विटी पार्टिसिपेंट, बेसिकली ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे ना मैंने तोड़ दिया ऊपर, बस उसको नीचे आपको समझना है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ लिक्विडिटी, एंड जब थ्योरी लिखते भी हो ना तो लॉन्ग टाइम होरिजन, फिर एक यहाँ पे गैप देखें, फिर यहाँ से अपना मेन जो इंटरनल पार्ट है उसको स्टार्ट करना कंटेंट का, ठीक है, फिर एक्सटर्नल जो पार्ट है ये वाला इसको अच्छे से लिख के अंडरलाइन करना है। फिर दूसरा इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, तीसरा लैक ऑफ लिक्विडिटी, चौथा हाई रिस्क। सर समझाओ क्या क्या लॉन्ग टाइम होरिजन मतलब क्या हुआ। सर वो ये नहीं सोचते कि आज पैसा लगाया और कल हम एग्जिट कर जाएंगे, नहीं भाई, वो अगर तुम्हारा ग्रोथ देख रहे हैं तो पैसा भी लंबे टाइम के लगाएंगे, ठीक है, लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेरेंट ऑफ द कंपनी, सो एवरी इन्वेस्टर कीप इट माइंड दैट मनी इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years to 10 years, ठीक है, लगाया मैंने 50 लाख 60 लाख लगाया, तो मैं इतना सोच के आया हूँ कि मैं 3 से 10 साल देखूंगा, बिकॉज 3 साल स्टार्टअप है तो कम से कम पता चलेगा 3 साल बाद क्या ग्रोथ है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 3 to 10 years का, ठीक है। सर दूसरा क्या हुआ, इक्विटी पार्टिसिपेंट, बिकॉज ये कहाँ पार्टी, ये आपका क्या करते हैं 2% इक्विटी 3% इक्विटी, तो कहीं ना कहीं इक्विटी पार्टिसिपेंट है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पेरेंट में आ गए, और कंपनी के पेरेंट है तो आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऊपर हमने देखा। तो सेम चीज़ यहीं पे था कि लॉन्ग टर्म वाला आपका वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग इन फॉर्म ऑफ इक्विटी,
बिकॉज दे वांट टू पार्टिसिपेट इन कंपनी डिसीजन मेकिंग। सर क्यों इक्विटी लेते पता है? बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई हमें भी डिसीजन मेकिंग बुलाओ, हम आपके डिसीजन में हेल्प करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत स्टार्टअप एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है। जैसा आप शार्क टैंक में देखते होगे, बहुत हाई ज्ञान मिलता है वहाँ पे, ठीक है। एंड हम आपके कंपनी को वैल्यू देंगे, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, एंड बहुत सारे स्टार्टअप आते भी है इस चीज़ के लिए कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। तीसरा क्या है, लैक ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज अगर वेंचर कैपिटल ने पैसा लगा दिया ना, तो भैया पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमने 50 लाख निकाल दिया, अब इसको भाई मेरे को कल का कल पैसा चाहिए, हमें कैश में या बैंक में कन्वर्ट करके जल्दी दो। आप स्टार्टअप को नहीं बोल सकते। अगर वेंचर कैपिटल ने पैसा लगाया है तो भाई साहब लिक्विडिटी तो भूल जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपने 3 से 10 साल सोच के लगाया है, तो वो तुरंत तो कन्वर्ट नहीं हो सकता बैंक या कैश में। जो आपने लगाया तो उसमें टाइम लगेगा, चाहे रिटर्न के वे में लगे या आपका डूबेगा। चौथा क्या है, सर डूबने की बात कर दी तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क तो है, बिकॉज वेंचर कैपिटल्स वुड नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क। अब सर रिस्क है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेंचर कैपिटल नहीं लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, कंपटीशन है तो भाई हम वेंचर कैपिटल क्यों है, हम तुम्हें डिसीजन मेकिंग और असिस्टेंस देने के लिए तो है। तो हम कंपटीशन को फेस करेंगे एंड कहीं ना कहीं हम, भाई रिस्क ज़्यादा है। जैसे स्टूडेंट पूछते सर सिंगल ग्रुप की बोथ ग्रुप, अगर सब पढ़ा हुआ है, सब कंप्लीट है, मतलब अपने एटलीस्ट क्लासेस किया हुआ है, रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा आपने कर लिया हुआ है, तो सर रिस्क है। रिस्क क्या है, बोथ ग्रुप जाओगे तो शायद फंस जाओगे। सर रिवॉर्ड क्या है, निकल गया तो आपके अटेम्प्ट्स बचेंगे। तो सर इसको करना क्या है, सर एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब कि एटलीस्ट चेकलिस्ट देखो कि हाँ मेरी क्लासेस डन है, मैंने एटलीस्ट एक बार रफ रिवीजन तो किया हुआ है, ठीक है। इस फेज पे 16 सितंबर की बात कर रहा हूँ। अब रफ रिवीजन मतलब या तो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया एक बार तो काफ़ी है, मिथ है निकाल दो कि 10 बार पढ़ेंगे तभी होगा, नहीं। अगर आपने 1-2 बार ही पढ़ लिया, बिकॉज आप एग्जाम टाइम भी 1.5 दिन पढ़ोगे, और वो 1.5 दिन ही मेन आपका है। अगर आपका बेस अच्छा होगा ना तो 1.5 दिन बहुत अच्छा कर लोगे। तो सर रिस्क जहाँ है ना, रिवॉर्ड मिलता है। एक स्टूडेंट था मेरा, इंटरमीडिएट मेंटरशिप का था, बोध ग्रुप, उसने सितंबर या अगस्त में अपना ग्रुप 2 स्टार्ट किया। तो उसने आगे पूछता था मेरे, सर क्या एज रिस्क है, रिस्क है, मैंने रिस्क तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा एंड सेट ऑफ एंड, और मैंने उसको समझाया इस तरीके से। फिर 10-10 दिन का टारगेट दिया, उसको कंप्लीट कर देगा, एंड उसने ना 410 या 20 पे सेटअप से क्लियर किया। एंड ऐसे फाइनल में भी अभी कुछ स्टूडेंट ने किया, ठीक है। तो देखो ठीक है, टारगेट सेट किया हुआ है, बट उसको एटलीस्ट अचीव तो करना सीखो। आप टारगेट्स तो बनाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ टारगेट के बाद मैं टेस्ट क्यों लेता हूँ, पता तो चले कितने लोगों ने एटलीस्ट अचीव किया है, ठीक है। टेस्ट आज नहीं तो कल तो दो, कम से कम मैं तो समझूं कि आप उस रास्ते पे चल चुके हो, ठीक है। चल सर यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। मुझे बताओ चार चार पॉइंट्स बताओ क्या क्या थे, 4 पॉइंट्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखने पड़ेंगे वो 4 पॉइंट्स, अंदर कंटेंट तो लिख दोगे। हाई रिस्क, ठीक है। लो लिक्विडिटी, ठीक है, बिकॉज स्टार्टअप आता है लॉन्ग टर्म के लिए। सर 3 to 10 ईयर्स मत लिखो, ठीक है। जो भी 3 to 10 ईयर्स मत लिखो, मुझे वो कीवर्ड चाहिए, लिखना पड़ेगा, डिक्टो लिखना पड़ेगा, इक्विटी पार्टिसिपेट, ठीक है। हाई रिस्क लिखना पड़ेगा, लैक ऑफ लिक्विडिटी लिखना पड़ेगा, 3 to 10 ईयर्स अगर लॉन्ग टाइम होरिजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इन कंपनी, सर क्या क्या एडवांटेज है? अरे ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा ना, वही हमारे एडवांटेज है सर। मतलब इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, ठीक है। या टाइम टू टाइम आपको क्या कर सकते हैं, मनी इंजेक्ट करके दे सकते हैं जब भी आपको नीड हो। जैसे वेंचर कैपिटल भी टाइम टू टाइम आपको मनी इंजेक्ट करके देता था, तो जब भी आपको पैसा चाहिए आपको ये देंगे पैसा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड बिटवीन स्टार्टअप, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क आएगा तो वेंचर कैपिटल भी उस चीज को शेयर कर रहा है, रिवॉर्ड आएगा तो भाई सर वेंचर कैपिटल को मिल रहा है, बिकॉज वो आपका इक्विटी पार्टिसिपेंट है। जितना कमाओगे उसका हिस्सा उसको भी जाएगा, जितना डूबोगे उसका हिस्सा उसको भी जाएगा। तीसरा क्या है सर, डिसीजन मेकिंग में, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा आपको एनालाइज कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था, मेनली क्या था, इक्विटी क्यों ले रहा था, बिकॉज उसको डिसीजन मेकिंग में आना था। तो आपको टाइम टू टाइम वेंचर कैपिटलिस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, बिकॉज आपके शेयर्स लेते हैं, ठीक है। एंड अपना पास्ट एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, मार्केट का हो गया, कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट होगा कहीं मे भी उस फील्ड में होगा, तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। चौथा क्या होगा, वेंचर कैपिटल पास लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट। देखो आज के ज़माने में किस क्लियर करता हूँ, जिसके पास कॉन्टैक्ट है ना, चाहे आप प्रैक्टिस में जाओ चाहे कहीं जाओ, सर कॉन्टैक्ट तो बहुत धांसू बना के रखना। मतलब कॉन्टैक्ट, अगर आप ये सोचते हो ना पढ़ाई 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 करके हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, हाँ तो प्रैक्टिस में जो जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ। जो आर्टिकलशिप का टाइम होता है ना, इसमें स्टार्टिंग फेज में ना कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनाओ, ठीक है।
तो नेटवर्क बोलते हैं, सिंपल सी बात नेटवर्क है, इसलिए बोला जाता है, इसलिए हमारे यहाँ ये GMCS ओरिएंटेशन एंड ये सब कराया जाता है, ठीक है। एंड जो भी ग्रुप में, अब ये कॉन्टैक्ट का मतलब नहीं है कि आप अपने ग्रुप में जाओ किसी को भी मैसेज करके परेशान कर रहे हो, हाँ चलो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, नहीं, कॉन्टैक्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बन जाता है, ठीक है। Venture capital also has large area of network contact, so it's provide helps to organization, ठीक है। Venture capital also provide additional capital and provide time to time inject money into company, ठीक है, वही सेम वाली इक्विटी फाइनेंस में आता है एंड आपको एडिशनल फाइनेंस करते रहता है, ठीक है। सो लास्ट में क्या है, IPO, मतलब कंपनी को या तो लास्ट स्टेज IPO देखो, दूसरी किसी कंपनी को शेयर बेच देंगे प्रोपोर्शनली एंड प्रोपोर्शनल बेसिस पे एलोकेट होगा रेवेन्यू जो सेल करेंगे, या आपकी कंपनी को हेल्प करेगा कहाँ तक, IPO तक। सर आप अभी देखोगे जोमेटो का पिछले साल IPO आया, अभी बर्गर किंग का समथिंग IPO आया, तो इस सब में भी वेंचर कैपिटलिस्ट का हाथ होता है। तो मेन आदमी का या मेन कंपनी का मोटिव क्या होता है, यार मुझे अपना लिस्ट करवाना है शेयर, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ना लिस्ट करवाना है, तो यहाँ तक वेंचर कैपिटलिस्ट आपका हेल्प करता है। तो सर क्या क्या हेल्प हो गया, एक तो इक्विटी फाइनेंस पे आता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क होता है, एडिशनल कैपिटल चाहिए जो से एंजल इन्वेस्टर इंजेक्ट करता था वो भी ये करता है, टाइम टू टाइम एडिशनल कैपिटल, ठीक है। लास्ट में क्या हो सकता है, सेल आउट करके आपको जो प्रोफेशनल बचा वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा सकता है। एंड पांचवा क्या हो गया, आपकी कंपनी को IPO तक लेके जा सकता है, ठीक है, दिलवा सकता है कि आपके अपने एक्सपीरियंस, पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको IPO तक वहाँ तक पहुँचाने का इनका जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि आप ग्रो करो, आपके ग्रो पे मेरा ग्रो है भाई। सर स्टेजेस ऑफ फंडिंग कोई मुझे बता सकता है स्टेजेस ऑफ फंडिंग? चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कौन सा स्टेज है, रेडी? नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कौन सा स्टेज है, ठीक है। चलो सर मैन्युफैक्चरिंग, मुझे मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, कौन सा स्टेज है? मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है, आप पता चला मैं कंफर्म कर दूँ, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सर मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल, चलो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसको वर्किंग कैपिटल आएगा तभी तो मैं उसको रन करा पाऊंगा। सेकंड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इज फर्स्ट राउंड, वर्किंग कैपिटल इज द सेकंड राउंड, एंड सर आईपीओ फोर्थ राउंड। सर हमें हमें मुझे दिल्ली मार्केट से है ना महाराष्ट्र के मार्केट जाना है, अपना डाइवर्सिफाई करना है, मार्केट डिफरेंट मार्केट में जाना है, डिफरेंट एरिया में जाना है, कौन सा स्टेज है? डाइवर्सिफिकेशन बोलूँ सिंपल तो थर्ड। मैं अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर मैच द कॉलम भी बनाओ 4 नंबर का तो अच्छा बन सकता है, और काफ़ी अच्छा आपने आंसर दिया है इसको, ठीक है। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सर मुझे आइडिया आया है, बस आइडिया आया है, मुझे आइडिया आया है, कौन सा स्टेज है? सीड, ठीक है। चलो स्टेजेस फॉर फंडिंग, फंडिंग मतलब कहाँ कहाँ पैसा चाहिए, किस किस चीज़ के, सर सीड मनी, जब आपके माइंड में आइडिया आया एंड वो आइडिया को प्रूव करने के लिए फंड चाहिए। सर प्रूव फंड मतलब आप पिच करने जा रहे हो तो भाई पिच के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा जुगाड़ चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तो उस आइडिया को पहुंचाने तक या आपको अपना पिच बताने तक, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, डेट इज नोन एज सीड मनी। अब अपना मान लो कोई एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है, या मान लो कोई वेंचर कैपिटल है, ठीक है, आप उसको बोलोगे सर मेरे पास एक आइडिया आया है, उसको मुझे पिच करना है सबके सामने, तो आप कुछ पैसा लगा सकते हो, बोलेगा आइडिया है तो इस आइडिया को लगाना पैसा लगा, सर नहीं है पैसे, पिच तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के पैसे नहीं है, प्रेजेंटेशन में पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जिसको पैसा दे रहे हो बहुत एक्सट्रीम रिस्क है, हो सकता है उसका आइडिया सक्सेसफुल ना हो सकता है कभी उसको पिच के बदले पैसा मिले ही नहीं आगे जाके, तो कहीं ना कहीं सबसे रिस्की जो होता है ना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्क होता है ना, वो सीड मनी पे होता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ सर, स्टार्टअप, अब आइडिया डेवलप, इफ आइडिया डेवलप एंड प्रूव भी हो गया, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर इन्वेस्टर एंड वे ऑफ डेवलपिंग फंड, वे टू फाइनेंस सोर्स, डेवलप द प्रोडक्ट, इंक्वायरिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब आपका स्टार्टअप वाला फेज आ चुका है जहाँ पे आपका जो आइडिया था वो टर्न इनटू रियलिटी हो चुका है, अब कहीं ना कहीं आपको एक्सपैंड करने के लिए अब पहले आपको इन्वेस्टर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपना टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाले से कम रिस्क होता है। सर फर्स्ट राउंड क्या हो गया, मतलब पैसा लगा के कहाँ पे रहे हो, जहाँ बेसिकली उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में नीड है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मान लो अगर आपने बोला कि हम
एसी का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, समथिंग ऐसा करके, तो बनाना है आपको, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो जो पैसा लगाने वाला है वो देख रहा है कि ठीक है, इसका स्टार्टअप सीड मनी था, इसने पिच किया, इसने स्टार्टअप भी बनवा लिया अपना, ठीक है, सब कुछ रेडी कर लिया, टीम मेंबर्स एंड ऑल। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा देते हैं इसको, सब कुछ रेडी है, अब इसको हम पैसा दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एंड होर्डिंग्स एंड ऑल मार्केटिंग के लिए भी। सेकेंड राउंड क्या हो गया, सब कुछ बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग भी आ गया, हम डे टू डे हमें सैलरी देना है उसको बेचवाने के लिए, ठीक है, डे टू डे हमें उसको ऑपरेट करने के लिए लोग रखे हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ पे क्या चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आता है हमारा सेकंड राउंड, मतलब जो पैसा लगाने वाला है वो पूछेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यस, मार्केटिंग हो गया, यस, अब क्या दिक्कत है, सर वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो अब जो पैसा लग रहा है ना वो सेकंड राउंड वाला केस में लग रहा है, स्टेज में लग रहा है, ठीक है। सर तीसरा क्या हो गया, ठीक है सर सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब दिल्ली में मजा नहीं आ रहा, मुझे ना महाराष्ट्र में भी जाना है, ठीक है, मुझे है ना एसी के बाद है ना मुझे कूलर डिपार्टमेंट में भी जाना है। तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन का डॉट है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क होता है, बट देखो हर बार है ना रिस्क थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करना, चल ठीक है, मैं जो पैसा दे रहा हूँ दैट इज नोन एज थर्ड राउंड वाला पैसा। एंड लास्ट हो गया कि लास्ट कि भी वेंचर कैपिटल का क्या दिमाग में होता है, इसका आईपीओ करवाना है, इट इज इंटेंड टू गोइंग इनटू अ पब्लिक प्रोसेस लाइक लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ तक का जो खर्चा लगेगा, जो पैसा दे रहा हूँ फोर्थ राउंड, बिकॉज यहाँ पे पैसा देना थोड़ा कम रिस्क है, बिकॉज देख रहा हूँ ना कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, वर्किंग कैपिटल परफेक्ट है, मार्केट ग्रो कर रहा है, दिल्ली महाराष्ट्र एंड और हर जगह इसने अपना ब्रांचेस खोल रखे हैं, ठीक है, एंड लास्ट जब इसको आईपीओ जाना, लगाते हैं ना पैसा इसमें, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 4 2 6 टाइप के स्टेजेस आ गए, अच्छे से पड़ गया ना, सीड मनी एंड स्टार्टअप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड इज बेसिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका मार्केटिंग, सेकंड राउंड इज बेसिकली फॉर वर्किंग कैपिटल, थर्ड राउंड इज बेसिकली फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड फोर्थ राउंड इज बेसिकली फॉर द आईपीओ। सर लास्ट क्वेश्चन वेंचर कैपिटल का, ठीक है, आ जाओ सर यहाँ तक, ठीक है, सो तो नहीं गए? ठीक है चलो, बस 10 15 मिनट और, ठीक है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत कम बार पूछने वाला टॉपिक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर सबसे पहला आता है डील ऑर्गेनाइजर प्रोसेस, मतलब मान लो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता क्या दिखेगा कि मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर मान लो मैं वेंचर कैपिटल हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लाइक हेल्थ सेक्टर में करना है, कंस्ट्रक्शन में करना है, गेमिंग सेक्टर करना है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा, मैं क्लियर हूँ, ठीक है, मैं अगर कितना भी लोग आ जाए, मुझे इस सेक्टर को ज़्यादा पसंद है, मैं इस सेक्टर को ज़्यादा सेफ मानता हूँ, तो मैं सेक्टर पहले डिसाइड करूँगा कि इन विच सेक्टर दे वांट टू इन्वेस्ट फंड, ठीक है। ये देखो डील ओरिएंटेड प्रोसेस, ये प्रॉपर वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कि पैसे लगाने से लेके पैसे का आखिरी आने तक में टोटल क्या क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या वो डील ऑर्गेनाइज, मतलब डील अभी बना नहीं है, बनने जाने वाला है, उससे पहले हमें प्रायरली क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि किस स्टेज पे करना है। सर मुझे डर है, मुझे ना सीड मनी पे लगाना है, बहुत डर है, मैं लगता है सीड में लगाऊंगा, पता चला उसका आइडिया को भी पिच होगा ही नहीं और स्टार्टअप कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, तो मत लगाएंगे पैसा, हम लगाएंगे थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज इज बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, हम चाहते हैं कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है एक जगह पे, जोग्राफिकल एक्सपैंड करना चाहती है, पैसा लगाने को तैयार है, तो वो चीज़ है। तो बहुत लॉजिकली सोचो, आप वेंचर कैपिटल हो, आप सेक्टर डिसाइड करोगे पहले, हेल्थ कंस्ट्रक्शन, फिर देखोगे अच्छा सीड मनी एंड किस पे लगाना। भाई आपने मान लो एक सी है, मान लो आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने आप बिजनेस वाले हो, ठीक है, आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको प्रैक्टिस में है एंड ये सब चीज़ करके दे रहे हैं, तो आपने बोला कि काम करो भाई साहब, आप है ना इस पर, या कोई एमबीए वाले को बोल दिया, आप क्या करो, आप सेक्टर पता करो पहले, ठीक है, मेरा सेक्टर है हेल्थ वाला या मेरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, फिर आप बताओ कि मुझे ना उसमें से ढूंढो कि कौन सा बेस्ट है जिसको नीड है, एंड वो जो थर्ड राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, एंड देन उसका टर्नओवर प्रोमोटर कौन कौन है, उस चीज़ को पता करके दो मुझे, ठीक है। तो सीए जो होता है यहाँ पे, या जो एमबीए वाले बंदे हो गए यहाँ पे, ये फुलफिल करते हैं नीड जो भी वेंचर कैपिटल का होता है, एंड सर्च करते हैं उनके लिए जहाँ पे वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये डील ऑर्डिनेटर प्रोसेस होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके वेंचर कैपिटल एंड आपके स्टार्टअप वाले लोग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको दूरी को दूर करता है, एंड उसके हिसाब से सर्च करता है। सर डील ऑरिजिनेट हो गया, मान लो ये सब कंप्लीट हो गया, ये सब काम स्टार्ट हो गया, सर देन दूसरा क्या होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। सर मान लो उस एमबी वाले ने या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, 5 लोग को निकाल के रख दिया, सर ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने हेल्थ सेक्टर बोला कि हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप वाले लोग हैं, आप चाहते थे थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज पैसा चाहते हैं बिकॉज सबको ऑलरेडी दिल्ली बिहार एंड ऑल पे स्टेब्लिश है, वो चाहते हैं ब्रांचेस स्टार्ट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना प्रोडक्ट में या जोग्राफिकल में।
अब देखो जो जो स्टार्टअप सर्च एंड सेलेक्ट हुए ना, दे हैव टू चेक एंड एनालाइज करेंगे जिसका प्रॉपर, मतलब सिंपल बात है, हाई पोटेंशियल ग्रोथ किसमें है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेगा वेंचर कैपिटल। अच्छा ठीक है, ये 7 लोग हैं, इसमें देखो किसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, किसका ग्रोथ अच्छा है, किसका प्रोजेक्टेड अच्छा है, उसको सिलेक्ट करो। अब उसको सिलेक्ट कैसे होंगे सर, पहले स्क्रीनिंग करके निकाल लिया 7-8 लोग, एनालाइज कर लिया, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनिंग करने के बाद क्या होगा, ड्यू डिलीजेंस। मान लो कि हाँ मैंने निकाल दिया स्क्रीनिंग करने के बाद, ये एक बंदा, ठीक है, ये कहाँ का है, दिल्ली का है, दिल्ली का बंदा है, ठीक है, इसने अपना बहुत अच्छा स्टार्टअप निकाल रखा है एंड वो 3rd स्टेज पे पैसा चाहता है। अब ड्यू डिलीजेंस, अब मान लो डायरेक्ट ये नहीं कि हाँ भाई ये ले 80 लाख का चेक और रख ले, नहीं, ड्यू डिलीजेंस करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। पहले हमने सब में निकाला, अब हम इस बंदे का प्रॉपर एनालाइज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस इज कैरी आउट बाय प्रोफेशनल विद द कंपनी इज एनेबल टू जनरेट रेवेन्यू और नॉट इन फ्यूचर, ठीक है। पहले हमने नॉर्मल क्या किया, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से स्क्रीनिंग किया कि जिसका बेस्ट लग रहा है उसको निकाला। अब हम आगे का सोचेंगे अच्छे तरीके से, अरे यार इसका ठीक है, जनरेशन अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर सकता है, प्रोजेक्शन अच्छा है, ये प्रॉपर दिख रहा है, लास्ट रिकॉर्ड के ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड एनालिसिस भी अच्छा है, ड्यू डिलीजेंस कर लिया हमने। देखो पहले क्या क्या डील ऑरिजिनेटर, कहाँ लगाना है पैसा, किस स्टेज पे लगाना है, वो सब देख लिया हमने। दूसरा क्या किया, उस MBA या CA वाले ने क्या क्या स्क्रीनिंग किया कि ये 7 लोग को निकाल लिया एंड उस 7 में से एक निकाल लिया जो सबसे बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तीसरा क्या किया, पैसा लगाने से पहले उसका फ्यूचर भी देख लिया, फ्यूचर कैश फ्लो अच्छा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को बस डमी बना के रखा हुआ है, नहीं, सेल कंपनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। सर डील स्ट्रक्चरिंग, जैसा मैंने बताया था कि एंजल इन्वेस्टर्स में टर्म्स कंडीशंस बहुत कम होते हैं, यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ लिंकेज इंपॉर्टेंट है। वंस ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड देन डील इज डन बाय प्रोवाइडिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन ये भी होगा कि वेंचर कैपिटल चाहे तो बाद में आपकी कंपनी को इजीली एग्जिट कर सकता है अपने शेयर्स को सेल करके, या लास्ट तक भी जा सकते हैं IPO। तो डील स्ट्रक्चरिंग पहले ही लिख के देगा वेंचर कैपिटल, यहाँ पे कंपनी में यहाँ तक है, अगर इसके नीचे आपका कभी ग्रोथ हुआ या इसके नीचे प्रॉफिट हुआ तो हम छोड़ भी सकते हैं आपकी कंपनी को। तो ये सब डील कंडीशंस एंड ऑल बहुत कुछ ऐड करेगा। सब पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मान लो अब लगा दिया है, वेंचर कैपिटल ने पैसा लगा दिया, अब पैसा के लिए मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ना। एक होता है पैसा लगाने से पहले का स्क्रीनिंग, अब एक होता है पैसा लग गया, मान लो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, अब क्या करते हो, अब 2 दिन बाद देखते हो ना क्या क्या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। तो वही चीज़ है, वेंचर कैपिटल क्या करेगा, आपके डायरेक्टर या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना एक नॉमिनी रखेगा जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा वेंचर कैपिटल को, या एक अपना एम्प्लॉय रखेगा जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा वेंचर कैपिटल को, सर ये इस DCM में जाने वाले, आप प्लीज डिसीजन मेकिंग के लिए आ जाना, सर ये यहाँ पे इतना पैसा लगाने वाले हैं, क्या आप इसके लिए राजी हो, सर देखो ये तो इस MD को अपॉइंट करने वाले हैं जो कि पूरा कंपनी का फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है, तो सर प्लीज देखो आप अपना एग्जिट प्लान को या आपने जो भी कंडीशन रखा था उस पर आप आके इनिशिएट करो। एंड द सिक्स्थ इज एग्जिट प्लान। वेंचर कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करते, सो इट्स प्री डिसाइडेड कि कभी ना कभी इसको छोड़ना है, या वो एग्जिट प्लान के लिए चले जाए, या उसको IPO के चले जाए, या उसको ट्रेड जो भी इनका शेयर है वो थर्ड पार्टी को सेल कर दे। मतलब वेंचर कैपिटल हमेशा कुछ ना कुछ प्लान लेके आता है, आपको IPO तक लेके जाएगा, या अपने शेयर्स को सेल कर दे, जो भी वो 3% इक्विटी था अपनी इक्विटी बेच देगा किसी न किसी और शेयर होल्डर को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वेंचर कैपिटल का डन एंड डस्टेड, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23, बहुत कम टेस्ट हुआ ICAI के द्वारा, तो इस चीज़ को याद रखना। फर्स्ट इज, मुझे पॉइंट बताओ भाई, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, एटलीस्ट पॉइंट बताओ, डिस्कशन चल रहा है। द फर्स्ट पॉइंट इज, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डील ओरिजिनेटर, ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे किस सेक्टर में लगाना है। दूसरा क्या है, ठीक है, डील ओरिजिनेटर मतलब हमने सेक्टर डिसाइड किया, स्टेज डिसाइड किया किस स्टेज पे पैसा लगाना है, ये इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA सब डिसाइड किया। दूसरा क्या, स्क्रीनिंग करेंगे कि ठीक है हमने हमने अपना क्राइटेरिया सेट कर दिया, अब इसमें से लोगों को निकाल के लगाएंगे कि हाँ किस जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफिल है या नहीं है, स्क्रीनिंग करेंगे। देन ड्यू डिलीजेंस करेंगे, पैसा लगाने से पहले हम इसका फ्यूचर कैश फ्लो ये सब चेक करेंगे। देन चौथा, ठीक है, डील स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, पहले ही हम टर्म्स कंडीशंस एंड ऑल बता देंगे इस चीज़ को। पांचवा, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अब लगा दिया पैसा तो अपना एक डायरेक्टर, अपना एक नॉमिनी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेगा जो बताते रहेगा सर, ये रिपोर्ट भेजते रहेगा कि आ जाओ सर मीटिंग है एंड ऑल ये है, ठीक है। छठा, एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान ऑलवेज रहेगा कि कल होके बोल देंगे आपका अगर 8% ग्रोथ कम हुआ हम एग्जिट मार देंगे, अपना शेयर बेच देंगे, ठीक है, डन डस्टेड यहाँ तक। सर स्टार्टअप इनिशिएटिव, ठीक है, चलो इस टॉपिक को बिना देखे पढ़ते हैं। मेरी 11 साल पहले की कंपनी है, क्या मेरे स्टार्टअप में आएगी? नो। पब्लिक कंपनी स्टार्टअप में आएगी? नो।
ठीक है, अप टू 10 ईयर पब्लिक कंपनी स्टार्टअप में आएगी? No, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्टअप हो सकती है? यस, ठीक है। सर मेरा 2000, मैं अभी 2023 में हूँ, मैं स्टार्टअप कहला रहा हूँ, मुझे मेरा 2019 में जो टर्नओवर है ना वो 105 करोड़ हो गया था। क्या मैं स्टार्टअप हूँ? नो। बहुत सही। स्टार्टअप इज रजिस्टर्ड एट गवर्नमेंट स्कीम, नॉट सच कंपनी बियॉन्ड 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस नहीं, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर नहीं चाहिए। सर 12वां साल में था तो पहली बात कि 12वां साल में जा रहे हो तो 10 साल से ऊपर अब नहीं जा सकते बियॉन्ड, ठीक है। एंड 100 करोड़ ज्यादा किसी फाइनेंशियल में नहीं हो सकता। आइदर इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी चलेगा? प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप हो सकती है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या स्टार्टअप चलेगा वो? यस, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ठीक है, तीनों चलेगा बट नॉट एज पब्लिक कंपनी। सब पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, एंटिटी नॉट शोड इन रिकंस्ट्रक्टिंग और स्प्लिटिंग अप, सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैं रिकंस्ट्रक्शन करके एक स्टार्टअप बनाया हूँ, पहले इस कंपनी के साथ मर्ज हो गए थे? नहीं, ठीक है। एंड लास्ट कि आपका जो मेन मोटिव है वो इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो वर्क कर रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। 12 नंबर कंफर्म है, लिख लो मेरे से, 12 मार्क्स आएगा। और जिसने भी एक बार भी रीड कर लिया ना, सर बार बार एसएफएम थ्योरी देखे नहीं, अब जो सेकंड बार देखोगे, जो मैं एज पर आईसीआई पैटर्न टेस्ट लूंगा, जो आपका जो इस फुल टेस्ट रिवीजन के बाद होगा, उस समय देखना है इसको, ठीक है। सर एक क्विक रिवीजन प्लीज, मुझे चाहिए 5 मिनट का फुल सपोर्ट, 5 मिनट बस, मुझे ना आपके मोबाइल पे हाथ चाहिए, बस दन दना दन मैसेज करना है आपको, ठीक है, ठीक है, दन दना दन करना है, एकदम दन दना दन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पांच पांच पांच, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग में कितने मेथड्स हैं? 3। नेम देम, नेम देम, नेम देम। फैक्टरिंग, ट्रेड, फैक्टरिंग, लीज 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 लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीज। क्या एंजल इन्वेस्टर्स को आपके रिटर्न से मतलब होता है? किसमें टर्म्स कंडीशंस कम होते हैं, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स? व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, आरुषि, लुबना, मनीष, बहुत बढ़िया, गगन, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क, ठीक है। लो रिटर्न, लॉन्ग टाइम होरिजन, ठीक है। हाई रिस्क नहीं, लो रिटर्न नहीं, ठीक है। इक्विटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। लॉन्ग टाइम होरिजन, ठीक है। अगर मैं स्टार्टअप के लास्ट पॉइंट को एक जगह समराइज करूं, तो मुझे एक जगह कॉमा कॉमा जाके लिखो कि 100 करोड़ या 10 करोड़, ये तो आपको याद हो गया होगा, चलो तो 10 पड़ा हुआ है। यहाँ फंस जाओगे आप, यहाँ फंस जाओगे। कैलकुलेशन ऑफ वार के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज होता है, यहाँ फंस जाओगे, मुझे लग रहा है यहाँ फंस जाओगे। जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग डे कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जेड स्कोर, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग डे, टाइम और 10 दिन 8 दिन, ठीक है, सही है। सर एक और फीचर्स थे यहाँ पे, या उसको आप समझ लो एडवांटेज थे, क्या कहाँ कहाँ उसका यूज हो सकता है वो बताना, 4 पॉइंट थे वहाँ पे। इट्स हेल्प्स टू कैलकुलेट इन मैक्सिमम लॉस ऑफ द पोर्टफोलियो, देखो पता है क्या होता है, हम सिर्फ कीवर्ड्स, एटलीस्ट मैक्सिमम लॉस ऑफ द पोर्टफोलियो लिखो आप, ठीक है, मैक्सिमम लॉस। दूसरा, इट्स हेल्प्स इन एसेट लाइबिलिटी, बेंचमार्क, ठीक है, ठीक है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में हेल्प होता है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सही है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, आपने 1.5 घंटा मुझे दिया, काफ़ी अच्छा। अब मैं सेकेंड रिवीजन में सेक्रेटाइजेशन लूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है सेक्रेटाइजेशन लेने का। एंड सेक्रेटाइजेशन देखो, 2 चैप्टर अभी हैं, 2 चैप्टर सेकेंड रिवीजन में। सेकेंड जब मैं करूँगा 2 चैप्टर, तो इसको क्विक वे में रिवाइज करूँगा, थोड़ा सा मुझे आपको टाइम देते हुए चलना है। अब पढ़ो, सेक्रेटाइजेशन 4 नंबर के लिए आएगा ही आएगा उस चैप्टर को, ठीक है। चलो, 12 नंबर कन्फर्म है यहाँ से, ठीक है। 12 नंबर कन्फर्म है, लिख लो मेरे से, 12 मार्क्स आएगा, और इसमें से ही आएगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल टेस्ट में। अभी मैं रात में ड्राफ्ट करूँगा, तो बहुत सारे लोग मेरे से पहले पेपर मांग रहे हैं, सब प्रिंट निकालना है, नॉल। मैंने पेपर नहीं बनाया है। पेपर रात में मैं 2 से लेके 5 के बीच, मतलब मॉर्निंग तक बनाऊंगा, फिर आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।